सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ उत्तराखंड वाली स्टोरी का पार्ट 3 लेकर, और ये स्टोरी का फाइनल पार्ट है। अगर आपने अब तक स्टोरी के पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं सुने हैं तो मैं आपसे ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि किसी लिंक पर क्लिक करके उन पार्ट्स को सुनिए। मैं एक काम करता हूँ कि इस पूरी स्टोरी के पार्ट 1 और पार्ट 2 को इस वीडियो के साथ ही कंबाइन कर देता हूँ। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 सुन लिए हैं तो आपको स्क्रीन पर एक टाइम स्टैम्प दिख रहा होगा। आप वहां पर स्किप करके सीधा पार्ट 3 सुन सकते हो। और अगर आपने ये स्टोरी अब तक नहीं सुनी है तो आप शुरू से ही इस कहानी का मज़ा लीजिए। इसी के साथ स्टोरी को अब शुरू करते हैं। सीधा पार्ट 3 सुनने के लिए स्क्रीन पर दिख रही टाइमलाइन पर स्किप कर दीजिए। पर देव, इतनी रात को गाड़ी से जाना, हम सुबह भी तो जा सकते हैं ना। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। प्रणव ने चिंता जताते हुए कहा, तू परेशान मत हो, सब ठीक होगा। और यहाँ से सक्षम का घर कितना दूर है? बस 2 घंटे की तो बात है। अब उसने बुलाया है और वो काफ़ी परेशान भी लग रहा था फ़ोन पर। तूने सुना ना उसको? देव ने प्रणव के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोला, यार हमें यहाँ आए बस 2 दिन हुए हैं और रास्ता भी अनजाना है। उसका घर तो मैंने कभी देखा भी नहीं है, और तो रात को पहाड़ियों से अनजाने रास्ते पर जाना। चिंता छोड़ और ये फाइलें समेट कर गेट तक आ, मैं गाड़ी पार्किंग से लाता हूँ। देव ने प्रणव की बात बीच में ही काट कर कहा। प्रणव ने हाँ में सर हिला दिया। देव और प्रणव फिरोजाबाद के रहने वाले 2 नौजवान थे। दोनों की उम्र लगभग 23-24 साल की रही होगी। कॉलेज में साथ थे और अब नौकरी भी एक ही कंपनी में मिली थी। पर अभी कुछ रोज पहले ही दोनों का ट्रांसफर उत्तराखंड के किसी शहर में हुआ था। 2 दिन पहले ही वो दोनों यहाँ पर आए हैं। कंपनी ने ही उनको रहने की व्यवस्था करवा दी है। सक्षम भी इन्हीं का क्लासमेट था कॉलेज में। हाँ, ज़्यादा दोस्ती नहीं थी पर अच्छी साझेदारी हुआ करती थी तीनों की। 2 साल पहले जब कॉलेज छूटा तो सक्षम के रास्ते इनसे अलग हो चले, क्योंकि सक्षम इतना खास दोस्त नहीं था इनका। देव मनमोजी और अड़ेल किस्म का था, पर प्रणव इसके बिल्कुल उल्टा था। वो समझदार और सजग और शांत किस्म का लड़का था। दोनों की दोस्ती का बैलेंस शायद इसीलिए था कि एक मनमोजी और दूसरा समझदार। साथ ही प्रणव को पूर्वाभास का तोहफा जन्म से मिला था। जब वो 7 साल का था और उसके पापा काम से बाहर गए थे तो उन्हें रात को आने में देर हुई। प्रणव के मन में शाम से ही हलचल मच गई थी। माँ ने उसे शांत करने को जल्दी ही सुला दिया, मगर अचानक ही प्रणव बेचैनी से उठकर फोन की तरफ भागा। प्रणव की माँ हड़बड़ाहट से उसके पीछे दौड़ी। हेलो हेलो पापा। प्रणव की सांसें तेज और हाथों में कपकपी थी। रास्ते में जो पुल आता है उसको पार न करके जो पास का गांव है उससे आना, प्लीज, आपको मेरी कसम है। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। वो सर झुकाए टेबल का सहारा लिए अभी भी अपनी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। पिता सियाने थे और बेटे की बात मानकर दूसरे रास्ते से घर आ गए। और अगले दिन अखबार में आया कि शहर जाने वाला पुल कल अकस्मात रात को गिर गया। पर शुक्र की बात थी कि जिस समय पुल गिरा तब उस पर से कोई वाहन गुजर नहीं रहा था। तो ऐसे उसने अपने पिता के साथ होने वाली दुर्घटना को टाल दिया। ये पहली बार था कि उसको अपने पूर्वाभास के बारे में ज्ञान हुआ। इसके बाद कुछ छोटे मोटे एहसास हुए, पर उतने तेज नहीं। आज फिर उसका मन विस्मित हो उठा। व्याकुलता और बेचैनी से नाक कान गर्म से हो रहे थे। वो कांपते हाथों से फाइलें रख रहा था। एक नज़र पूरे ऑफिस में घुमाई तो देखा सब जा चुके थे और घड़ी में 11:30 बज रहे थे। घड़ी की आवाज ने पसरे हुए सन्नाटे में हल्का सा शोर कर रखा था। प्रणव मन ही मन बातों का हिसाब लगाने में व्यस्त था और हाथ फाइलें लगाने में। कमाल की बात थी, जिस सक्षम से 2 सालों में बात नहीं हुई, आज अचानक उसने हमें कैसे याद करा। और तो और आखिरी बार जब उससे बात हुई थी तब हम फिरोजाबाद में ही थे, तो उसको कैसे पता चला कि हम उसी के इलाके के पास में हैं। हमने तो नहीं बताया और ना ही कहीं पर सोशल मीडिया पर कोई अपडेट डाला। और अगर वो किसी मुसीबत में है
तो उसको तो किसी और को बुलाना चाहिए, जो उसका दोस्त हो या फिर कोई करीबी। कॉलेज में भी हमारी दोस्ती कोई खास नहीं थी। खिड़कियों की खटखटाहट से प्रणव की मुद्रा टूटी। देखा तो तेज हवा के कारण उसके कैबिन की खिड़कियां खुल गई थी। बंद करने गया तो देखा बारिश का मौसम बाहर बन रहा था। उफ, ये बिन मौसम बरसात भी ना। कहते हुए प्रणव ने खिड़कियों की चटकनी बंद कर दी और उसने अपना फोन और बैग उठाया और चार्जर उठाना भूल गया। गाना गुनगुनाते हुए देव पार्किंग तक पहुंचा। पार्किंग बिल्कुल खाली थी और बस सरसराती टहनियों और पत्तियों की आवाज आ रही थी। देव ने गार्ड को आवाज लगाई, बलराम, कहाँ भाई? किसी ने जवाब नहीं दिया। अजीब है, अचानक से कहाँ चला गया? देव ने ठंडी आह भरते हुए कहा। वो गाड़ी गेट तक ले गया जहां प्रणव उसका इंतजार कर रहा था। चलें? देव ने कहा। प्रणव ने गाड़ी का दरवाजा खोला और बैठ गया और दोनों ही ऑफिस से निकल गए। आजकल काम बहुत बढ़ गया है, थकान भी कितने हो जाते हैं ना? प्रणव ने कहा। हाँ, सो तो है, अब रोज इसी वक्त घर जाना होगा, देव ने जवाब दिया। प्रणव, एक बात बता, क्या तुझे रात को सफर करने से डर लगता है? देव ने हंसते हुए पूछा। अरे नहीं, बस यूं ही, रात का समय है, पता नहीं क्या अजीब सा हो रहा है। जब से सक्षम के फोन की घंटी बजी है तब से मन कुछ ठीक नहीं, प्रणव ने धीमी आवाज में जवाब दिया। अच्छा, ऐसा क्यों भला? देव ने पूछा। यार, तुझे कुछ अजीब नहीं लग रहा कि ऐसे अचानक सक्षम का फोन आया और वो भी इतनी रात को? और उसे कैसे पता चला कि हम यहाँ इस जगह हैं? हमारा तो कोई कॉमन फ्रेंड भी नहीं है जिसने उसको इस बात की जानकारी दी हो। और उस हादसे के बाद तो सक्षम से हमारी खास बात भी नहीं होती थी कॉलेज में। तो जब उसको कोई परेशानी है तो वो किसी और को बुलाता ना, हमें क्यों बुला रहा है? उसे किसी ऐसे को बुलाना चाहिए था जो उसका दोस्त हो। हमें ही क्यों प्रणव, हमें ही क्यों? प्रणव यूं पर जोर देकर बोला। प्रणव की ये बातें सुनकर तो अब देव को भी ये बातें खटकी। अजीब तो है, पर हो सकता है किसी ने बताया हो या उसे पता चल गया हो। कुछ भी हो सकता है, पर अब उसने मदद के लिए बुलाया है तो जाकर देख आते हैं, क्या पता पुराना कुछ बोझ हल्का हो जाए। देव बोल ही रहा था कि अचानक उसने बहुत तेज ब्रेक लगाए जिससे टायरों का निशान सड़क पर बन गया था। इतना बड़ा गड्ढा? प्रणव के मुंह से निकला। हाँ, सुबह तक तो ये सड़क बिल्कुल ठीक थी, अचानक ये कैसे हो गया? देव आश्चर्यजनक आवाज में सामने देखते हुए बोला। बारिश की मोटी मोटी बूंदें गाड़ी की छत और शीशे पर आवाज करने लगी। बिजली की गड़गड़ाहट भी सुनाई दी। 12 बज चुके थे। आसपास घुप अंधेरा था और बस गाड़ी की हेडलाइट ने सड़क पर थोड़ी बहुत रोशनी कर रखी थी। सन्नाटा पसरा हुआ था। कुछ देर के लिए थोड़े डर ने दोनों के दिलों को घेर लिया और दोनों ही कुछ देर वहीं पर रुके रहे। कोई वाहन आ जा नहीं रहा था वहां पर। सड़क एकदम सुनसान थी और दोनों आगे का रास्ता देख रहे थे कि अचानक एक आवाज के साथ गाड़ी के शीशे पर दस्तक हुई। देव और प्रणव अचानक हुई इस दस्तक से डर गए। उन्होंने शीशे की ओर देखा तो 2 आदमी साइकिल पर सवार, हाथ में लालटेन लिए थे। बदन पर भूरे रंग का शॉल था। शक्लें कुछ ढंग से दिखाई नहीं दे रही थी, पर गाड़ी में झांकती वो 4 बड़ी आंखें लालटेन की रोशनी में खूब चमक रही थी। एक बार को तो उन्हें देखकर वो डर गए। प्रणव ने शीशा थोड़ा नीचे करा तो उनमें से एक ने बोला, बाबूजी। मुंह खोलते ही प्रणव की भौहें टेढ़ी हुई। आभास हुआ कि दोनों ने पी रखी है। आगे रास्ता ठीक नहीं है, आप दाईं और जंगल के रास्ते से होते हुए निकल जाइए, 20 मिनट में रोड तक पहुंच जाएंगे। हम उधर से ही आ रहे हैं। पर सुबह तो रास्ता ठीक था, अब अचानक क्या हुआ? देव ने पूछना चाहा पर उसकी बात अनसुना करके वो दोनों वहां से चले गए। प्रणव और देव ने पीछे देखा तो वहां कोई भी नहीं था और दोनों भौचक्का से होकर एक दूसरे को ताकने लगे। बिजली
अब जोर जोर से कड़क रही थी। तेज हवाएं पेड़ों की टहनियां और पत्तियों पर थपेड़े मार रही थी। पास जंगल में से बिल्ली और कुत्तों के रोने की आवाजें आ रही थी। मौसम का रुख अटपटा सा होने लगा था। इस बिन मौसम तूफान और बारिश ने आधी रात को सुनसान सड़क के बीच खड़े देव और प्रणव की कुछ पलों के लिए घिघी बांध दी थी। दिल की धड़कनें कानों तक सुनाई दे रही थी और दिमाग ने तो काम करना भी बंद कर दिया था। दोनों एक दूसरे को हौसला देते। बारिश ने मौसम में ठंड पैदा करी थी और इलाका तो था ही पहाड़ी, पर ठंडे मौसम में भी दोनों के माथे से पसीने छूट रहे थे। लगभग 10 मिनट बाद प्रणव ने गाड़ी में पसरी शांति को तोड़ा। तू गाड़ी घुमा, मुझे शुरुआत से ही कुछ ठीक नहीं लग रहा था, पर तुझे तो मदद करनी थी। देव ने प्रणव को जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था कि उसका फोन फिर बजा। देव ने स्क्रीन पर देखा तो वही नंबर था जिससे कुछ देर पहले सक्षम ने बात करी थी। उसने फोन उठाया और स्पीकर पर डाला। हेलो, देव ने धीमे स्वर में पूछा। हेलो देव यार, कहाँ है तू? सक्षम की आवाज कांप रही थी और सांसें तेज थी, मानो जैसे वो भाग रहा हो। हाँ, हम पहुंच ही रहे हैं, बस तू भाग क्यों रहा है? सब ठीक है ना? वो इससे पहले वो आगे कुछ बोलता कि पीछे से किसी इंसान की भारी आवाज सुनाई दी। वो रहा पकड़ो से, तुम लोगों से एक बंदा नहीं संभलता। सक्षम की एक चीख सुनाई दी। हेलो हेलो सक्षम। देव कुछ बोलता कि फोन कट हो गया। उसने दोबारा नंबर डायल किया पर नंबर अब स्विच ऑफ था। शिट, ये नेटवर्क भी यार। देव ने झुंझलाकर अपना हाथ स्टीयरिंग पर मारते हुए बोला। भाई, कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। एक तो ये बंदा ही अजीब है, ऊपर से कोई इसके पीछे पड़ा है। पुलिस को बताने की जगह ये हमें फ़ोन कर रहा है। प्रणव की आवाज़ में शक और डर दोनों घुले थे। प्रणव यार, मदद नहीं कर सकता तो तू चुप बैठ और अपना गणित लगाना बंद कर। मैं जा रहा हूँ उसके पास, तुझे नहीं जाना तो अभी उतर जा। देव गुस्से में बोला। ठीक है चल, अब गाड़ी तो स्टार्ट कर, प्रणव बोला। देव गाड़ी स्टार्ट करने लगा पर गाड़ी स्टार्ट हुई ही नहीं। कुछ देर तक चाबी घुमाई पर सफलता नहीं मिली। अरे यार, इसको भी अभी रंग दिखाने थे। देव झुंझलाकर बोला। तू रुक, मैं उतर कर देखता हूँ। प्रणव देव के कंधे पर हाथ रखकर बोला और गाड़ी से उतर गया। उसने अपने फ़ोन की टॉर्च जलाई। बारिश तेज थी। एक हाथ से खुद के सिर को ढककर वो आगे बढ़ा। उसने बोनट खोलकर देखा तो सब कुछ ठीक था। कुछ 1-2 पेज और वायर हिलाए उसने और फिर बोला, अब स्टार्ट कर। पर कुछ भी नहीं हुआ। बोनट बंद करके अब वो पीछे देखने गया तो फ़ोन की टॉर्च से देखा कि साइलेंसर में कांच के कुछ टुकड़े फंसे थे। उसने उन्हें धीरे से अपने रुमाल से बाहर निकाला और फेंक दिया और उसके बाद वो गाड़ी में आकर बैठ गया। वो पूरी तरह भीग चुका था। बैग में रखे हैंड टॉवल से खुद को पोंछ रहा था और बोला, अब स्टार्ट हो जाएगी, चल। देव ने चाबी घुमाई और गाड़ी स्टार्ट हो गई। साइलेंसर में कांच की बोतल के टुकड़े फंसे थे। प्रणव बोला, पर अचानक आए कहाँ से? वो 2 बंदे जो साइकिल पर थे, शायद उन्होंने कुछ किया होगा। वैसे भी पिए हुए थे साले, बोतल तो होगी ही। चोर चक्के भी हो सकते हैं, पक्का लूटने की फिराक में थे हमें। तू जल्दी चल इधर से, और हाँ, जंगल से नहीं, सीधा जाएंगे। क्या पता हमें लूटने की फिराक में और गुमराह कर रहे हो। प्रणव ने जल्दी जल्दी बोला। देव ने हाँ में सर हिलाया और गाड़ी बैक करके गड्ढे से बचाते हुए दोनों सीधे निकल गए। प्रणव ने फ़ोन में गूगल मैप लगाया था कि अचानक फ़ोन बंद हो गया। देखा तो बैटरी डेड। आज किसका मुंह देखकर निकले थे यार। प्रणव अफसोस करने लगा और वो बैग में चार्जर ढूंढने लगा, बट उसे मिला ही नहीं। मिलता भी कैसे, वो तो ऑफिस में छूट गया था ना। चार्जर तो ऑफिस में ही रह गया। प्रणव गर्दन को पीछे सीट पर लगाकर बोला, और तेरे फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं है। अब क्या करें? तू टेंशन मत ले, मैंने पूरा रास्ता पहले ही देख लिया था। देव अपनी थ्योरियां चढ़ाकर बोला। शुक्र है। 1 बज चुका था
और वो अपने शहर से काफ़ी दूर आ गए थे। बारिश थोड़ी हल्की होने लगी थी, पर अंधेरा गहरा। दूर से देखने पर दिख रहा था कि पास में कोई गांव है। कुछ घरों की लाइटें झिलमिल झिलमिल जल रही थी। थोड़ी रोशनी देखकर दोनों की जान में जान आई, नहीं तो कुछ देर पहले तो रात ने उन्हें अपनी पूरी खूबसूरती दिखा ही दी थी। और कितना दूर है? बस ये गांव पार करके जो दूसरी सड़क आएगी ना, उससे बाएं मुड़ना है, वहीं से उसका गांव शुरू हो जाएगा। देव ने उत्तर दिया। प्रणव ने एक गहरी सांस छोड़ी। यार, हमें पुलिस को बताना चाहिए, ना कि ऐसे हमारा कोई जानने वाला मुसीबत में है और हो सकता है उसके पीछे कोई गुंडे पड़े हों। पहले एक बार उसे चल कर देखते हैं, क्या पता मामला कुछ हो रही हो, लेकिन ऐसा कुछ हुआ तो पुलिस को बताने में संकोच नहीं करेंगे, देव बोला। प्रणव ने देव का फोन उठाया तो देखा कि उसमें सिग्नल आने लगे थे। अब उसने लास्ट डायल नंबर मिलाया। देव ने पूछा, क्या हुआ? आउट ऑफ सर्विस बता रहा है। क्या? फिर से मिला। अभी भी वही। देव ने सक्षम के घर के लिए बाईं ओर गाड़ी घुमाई। घड़ी में 1:30 बज रहे थे और बारिश भी अब रुक गई थी, पर हवा तेज थी और रात भी अपने चरम पर थी। कुछ देर आगे चलने पर उन्हें घर दिखने लगे। सड़कें चौड़ी थी पर कच्ची। गाड़ी का सफर गाड़ी का कम और ऊंट का सफर ज्यादा लग रहा था। कुछ घर के आगे रुककर किसी से पूछने के लिए देव ने गाड़ी रोक दी। काम करते हैं, किसी के घर जाकर पूछते हैं, क्या पता सक्षम का घर पता हो किसी को। मैप के हिसाब से तो यहीं आसपास होना चाहिए। दोनों गाड़ी से उतरने को ही थे कि खिड़की पर दस्तक हुई। उन्होंने देखा तो दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई और शीशे पर और कोई नहीं बल्कि वही 2 आदमी थे जो कुछ घंटे पहले उन्हें साइकिल पर मिले थे। देव ने शीशा उतारा तो उनमें से एक बोला, क्या बात है बाबूजी, इतनी रात गई यहाँ कहाँ घूम रहे हो? किसी को ढूंढत नजर पड़ते हो। हम कुछ मदद कर दें? बताइए, कौनों का पता चाहिए? तुम दोनों हमारा पीछा कर रहे हो क्या? शक्ल से लगते भी चोर ही हो, और तुमने ही हमारी गाड़ी के साइलेंसर में बोतल फंसाई थी। देव गुस्साई आवाज से बोला। हाँ, बोरा गए बाबूजी, टिकाए हुए हो का उलझुल बोल रहे हो? देखा शंभू? वो अपने साथी की ओर देखकर बोला। हमका भी लगता है राजन, ये साहब या तो बुरा गए हैं या टिकाए हुए हैं, शंभू बोला और दोनों ने ठहाका लगाया। अब देव का गुस्सा 7वें आसमान पर था। अबे साले, बुराया मैं नहीं हूं, तू है, और अगर तूने सच नहीं बोला ना तो उतर कर इतना मारूंगा कि 1 घंटे क्या, तुम दोनों को अपनी पूरी जिंदगी भर का याद आ जाएगा। देव ऊंची आवाज में बोला। देखिए साहब, आप होंगे बड़े बाप की औलाद, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप गरीब से बदतमीजी करें। हम बोले ना कि हमने आपको नहीं देखा, हम तो इसी गांव के रहने वाले आदमी हैं। हमारी अम्मा को लेने शहर जा रहे हैं। परेशान दिखे तो पूछे कौन है, आप हम पर ही गुर्रा रहे हैं। राजन तनकर बोला। देव और प्रणव गाड़ी से उतरे और देव ने उतरते ही राजन का कॉलर पकड़ लिया। ज्यादा शाना बन रहा है मेरे आगे, अभी एक मुक्के में तेरी सारी बत्तीसी बाहर निकाल दूंगा, साथ में तेरी जवान भी। डरा किसके रहे हो? हम डरता नहीं हूं। राजन ने भी देव की गर्दन को दबोचा। प्रणव और शंभू उन दोनों को छुड़ाने में लगे थे। खूब हल्ला हुआ और इतने शोर में सब लोग जाग गए। और था भी तो गांव ना, गांव में लोग की नींद कच्ची होती है। आसपास के घरों से लोग अपने अपने हाथों में लाठियां लिए बाहर आए तो देखा 2 आदमियों में झगड़ा हो रहा है और तू मैं भी खूब चल रही है। उनमें से एक आगे आया जो देखने में मुखिया लग रहा था। उसने दोनों को अलग करा। हटो, छोड़ो। अरे राजन, शंभू, तुम दोनों अब तक यहाँ क्या घूम रहे हो? और ई साहब कौन है? काम हाजिर आया, रात में हो हल्ला मचाए हो। देखिए ना मुखिया जी, हम तो जा ही रहे थे कि ये दोनों साहब को हमने देखा। परेशान लागत रहे तो बूझ लिया कि कौन को ढूंढ रहे हैं। बस इतना ही बोले कि झिड़पने लगे हम ही पर, कहने लगे कि हम चोर हैं, इका पीछा करते हैं। देखा है कर आगर आपने लगे। हम मना भी करे पर न जाने क्या हुआ इन्हें, उतरे और चढ़ गए हम पर। अब आप ही बताओ मुखिया जी, हम कुछ गलत करे का? राजन बोलते बोलते सुबकने लगा। ई का बात हुई साहब,
आप हमारे ही गांव में आकर हमारे ही आदमी को मारते रहे। वो बेचारा तो आपकी मदद करना चाहता था। और रही बात इनकी, तो 1 घंटे पहले तो ये हमारे घर ही आए थे हमसे साइकिल लेने। मुखिया देव से बोला। देव अपने पक्ष की बात रखता इससे पहले ही प्रणव बोल पड़ा। माफ करना, हमें नजरों का धोखा हुआ होगा। इतना अंधेरा था ना, शायद गलतफहमी हो गई होगी। माफ करना हमें। उसने मुखिया और राजन दोनों से माफी मांगी। देव कुछ बोलता कि प्रणव ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। कोनो बात नहीं, आप माफी मांग रहे हैं, ये कारण आपको छोड़ रहे हैं। और आप साहब गुस्सा काबू में रखिए। मुखिया देव की ओर देखते हुए बोला। वैसे हम यहाँ किसी को ढूंढ रहे हैं, उसका घर नहीं मिल रहा। अगर आप बता दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ बताइए, मुखिया बोला। सक्षम नाम का लड़का किधर रहता है? हमारी उम्र का है, बता सकते हैं कौन सा घर है उसका? मुखिया के माथे पर बल पड़ गए। वो सोचने लगा और कुछ देर सोचने के बाद बोला। हमारे ध्यान में तो ई नाम का कोनो लड़का नहीं आता। कोनो फोटो या माँ बाप का नाम अगर पता है तो शायद कुछ पता निकले। ऐसा कैसे हो सकता है? हमें यहीं का पता बताया गया था। देव बोला। नहीं साहब, हम यहाँ बहुत सालों से रह रहे हैं। हमारी जानकारी में जो आदमी के बारे में आप पूछ रहे हैं वो यहाँ नहीं रहता। मुखिया ने पूरा आश्वासन के साथ कहा। ठीक है, धन्यवाद, और आपको इतनी रात को परेशान करने के लिए भी माफी। प्रणव ने हाथ जोड़कर मुखिया से कहा और सब लोग वापस अपने घरों में चले गए। शंभू और राजन भी स्टेशन की ओर निकल गए। प्रणव ने देव का हाथ पकड़ा और उसे गाड़ी में ले गया। तूने मुझे कुछ बोलने क्यों नहीं दिया? मैं अपने तरीके से सब पूछ लेता। देव गुस्से में बोला। तू पहले ही अपने हाथों से बहुत बोल चुका था, तुझे वो बोलने देता तो? छोड़, सक्षम तो इधर नहीं रहता अब। प्रणव बोला। पता नहीं, मुझे तो ये लोग कुछ ठीक नहीं लग रहे। देखा नहीं, सक्षम का नाम सुनते ही कैसे माथा ठरक गया था मुखिया का। देव बोला। थोड़ा आगे जाकर देखते हैं, क्या पता कुछ मिल जाए। सक्षम ने बोला था कि उसके घर के पास तालाब है, उसे ही ढूंढते हैं। प्रणव बोला। देव ने गाड़ी स्टार्ट करी और दोनों आगे बढ़ गए। टायरों के निशान कच्ची मिट्टी की सड़क पर बनने लगे और पिछले निशानों को मिटाने लगे। पिछले निशान, उल्टे पैरों के निशान। गाड़ी धीमी गति से आगे बढ़ रही थी। जब गाड़ी मुखिया जी के घर के आगे से गुजरी तो प्रणव की नजरें मुखिया के घर की खिड़की में काली परछाई पर अटक गई। उसने पीछे मुड़कर देखना भी चाहा, परंतु वो काली परछाई अंधेरा घने होने के कारण कहीं छुप गई और कहीं विलुप्त हो गई। बादल आसमान में फिर से गरजे और बारिश का संकेत देने लगे। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें बाईं ओर एक तालाब दिखाई दिया। वो रहा, देव ने उत्साह से कहा, मानो उसे कोई खजाना मिल गया हो। हाँ, और जो घर शायद उसके बगल में है वही है सक्षम का घर। प्रणव ने आगे तक नजरें दौड़ाते हुए कहा। उन्होंने घर के आगे गाड़ी रोक दी और दोनों ही गाड़ी से उतरे। बादलों की गड़गड़ाहट से आसमान की ओर उन्होंने देखा। मौसम कुछ अलग ही मिजाज में था। बारिश होने का संकेत तो था, परंतु अब तक बारिश शुरू नहीं हुई थी। हवाएं तूफान का रूप ले रही थी, मिट्टी उड़ रही थी और आंखों से टकरा रही थी। देव ने अपने फोन की टॉर्च निकाली और बाहर से घर का परीक्षण किया। पास का तालाब अच्छे साफ पानी से भरा हुआ था। साथ में लगे पेड़ पौधे भी अच्छे खासे थे। शायद वहीं पास में कुछ झूले भी टंगे हुए थे। शायद दिन में बच्चे वहां आकर खेलते होंगे, पर कुछ ज्यादा बड़ा तो था नहीं, पर जगह काफी थी। 2 मंजिला घर पुराने तरीके का बना हुआ। आगे बड़ा आंगन दिख रहा था जहां कई सारे गमले दिख रहे थे। साफ तो नहीं, पर पता चल रहा था कि गमले ही हैं। दरवाजे के बाईं ओर आंगन में एक बड़ा सा नीम का पेड़ भी लगा हुआ था। सामने ही नेम प्लेट लगी थी, कमल जोशी। कमल जोशी, देव ने हैरानी से कहा। हाँ, सक्षम का पूरा नाम तो सक्षम जोशी है ना? हो सकता है उसके पापा या दादा का नाम हो ये। प्रणव ने जवाब दिया। चल अंदर चलते हैं, देव ने वो लोहे का दरवाजा खोलते हुए बोला। प्रणव उसके साथ चल दिया।
फोन की रोशनी से दिख रहा था कि आंगन में अच्छी फुलवारी करी गई थी। जमीन भी पक्की थी। आंगन पार करके 2 छोटे जीने थे जिनके ऊपर बड़े बड़े मोटे थंबले थे सफेद रंग के। सामने एक लकड़ी का दरवाजा था जिसके आगे विंड चाइम लगा था और हवा के कारण आवाज कर रहा था। उन्होंने दरवाजा खटखटाने की चेष्टा करी, परंतु थोड़े ही जोर पर वो अपने आप ही खुलता चला गया। अंदर थोड़ा सा गए तो देखा कि कहीं कहीं लालटेन और मोमबत्तियां जल रही थी। थोड़ी रोशनी थी जिससे अंदर जाने का रास्ता दिखाई पड़ रहा था। सक्षम, सक्षम, देव और प्रणव धीरे धीरे बोलकर अंदर जाने लगे, पर कोई जवाब नहीं आया। वो एक कदम आगे बढ़े ही थे कि पीछे का दरवाजा एकदम से बंद हो गया। दोनों चौंक कर पीछे पलटे तो दरवाजे की तरफ भागे और उसे खोलने की कोशिश करने लगे। खूब धक्के दिए पर दरवाजा टस से मस ना हुआ। वापस पलटे तो देखा कि हॉल काफी बड़ा था और सजा हुआ था। दाईं ओर बैठक थी और उसके बगल में एक कमरा जिस पर ताला लटक रहा था। बाईं ओर बड़ी सी रसोई थी और वहां से कुछ खटखट की आवाज आ रही थी। उसके बगल से ऊपर की ओर जाने वाला जीना बना हुआ था और वो लोग रसोई की ओर आगे बढ़ गए। रसोई में घुसते ही दाईं ओर फ्रिज रखा था और उसके बराबर से होते हुए ही स्लैब पर काफी सारे बर्तन रखे थे। सिंक में पानी की टंकी से पानी की आवाज आ रही थी। थोड़ी और आगे गए तो उसी तरफ एक खिड़की थी जिससे बाहर देखा जा सकता था। उन्होंने बाहर झांका तो लगा जैसे अचानक से नीम के पेड़ की सारी पत्तियां झड़ चुकी हैं और गमले कुछ टूटे हुए हैं तो कुछ सूखे और पेड़ कमजोर और बूढ़े लग रहे थे। सब कुछ जला हुआ सा लगने लगा। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। डर और घबराहट के मारे उनके हाथ पैर कांपने लगे। खिड़की के बाहर भयानक और काला दृश्य वो देख ही रहे थे कि पीछे से उन्हें कुछ आवाज आई। दोनों का गला सूख गया और डरते हुए धीरे से दोनों ने एक साथ गर्दन घुमाई तो देखा कि एक लाल आंखों वाली काली बिल्ली अपने ही बच्चे को खा रही थी। देव और प्रणव की डर के मारे चीख निकल गई। बिल्ली ने उन पर एकदम से झपट्टा मारा और खुद को बचाने की कोशिश में दोनों ने किसी तरह उसे अपने आप को नोचने से बचाया और खिड़की के बाहर फेंक दिया। देव और प्रणव के मुंह, कान और हाथों पर पंजों के निशान बन चुके थे, जिनमें से थोड़ा सा खून भी निकलने लगा था। बिना समय गवाए वो दोनों वहां से भागे। दरवाजे को दोनों ने खूब धक्का दिया और कुछ 6-7 प्रयासों के बाद वो खुल गया। बाहर की ओर वो दौड़े और आंगन में लगे पेड़ों की टहनी से किसी लड़की का जला हुआ शव अचानक से नीचे गिर गया। बचाओ! देव और प्रणव डर के मारे चीखे और लड़खड़ाकर पीछे गिर गए। दोनों पसीने से लथपथ हो गए थे। डर के मारे वो दोनों दांत किटकिटाने लगे थे। आंखों से आंसू भी गिर रहे थे और सांसों का अपने ऊपर कोई काबू था ही नहीं। लड़की का शव पेड़ से लटका हुआ था और उसके गले में रस्सी थी जो पेड़ से बंधी थी। उसके कपड़े कुछ फटे थे और काले पड़े हुए थे। हाथ में एक जला हुआ कागज था जो आधा फट रहा था। बिखरे बाल कुछ कंधे तक रहे होंगे। पूरी तरह से जला हुआ बदन और हाथ और पैरों के नाखूनों से खून टपक रहा था। किसी तरह उन दोनों ने अपने आप को बेहोश होने से संभाला और दोनों ने एक दूसरे को सहारा देते हुए दोनों खड़े हुए। डरते डरते वो पेड़ से टंगे हुए शव को एक निगाह से देखने लगे और लोहे के दरवाजे तक पहुंचे। लड़की की आंख खुली। वो लाल सुर्ख आंखें गुस्से से भरी थी। उनमें से टपकता हुआ खून भी गुस्से से उन दोनों को देखे जा रहा था। उन्होंने जैसे ही उससे नजर हटाई और सामने देखा, आग का बड़ा सा बवंडर उनके आगे उनके आर पार हो गया। आग में झुलसकर वो दोनों पीछे जीने पर जा गिरे, या तो बेहोश या फिर मर चुके। अगली सुबह लगभग 6-7 बजे एक 33-34 वर्षीय आदमी गाने गुनगुनाता हुआ जंगल के रास्ते अपने खेत की ओर जा रहा था। एक हाथ में लाठी थी तो दूसरे में एक थैला जिसमें कुछ सामान था।
मस्त बेखबर आगे वो जा ही रहा था कि देखा रास्ते में कोई गाड़ी खड़ी है। वो उसके पास गया तो देखा गाड़ी में कोई भी नहीं था। बीच रास्ते और जंगल में कौन अपनी गाड़ी छोड़ गया? आदमी झल्लाया, इधर उधर नजरें घुमाई तो देखा पास ही में एक जूता पड़ा है। उसने जूता उठाया और उसी दिशा में आगे बढ़ गया। पेड़ों की टहनियां और पत्तों को हाथों से हटाता हुआ वो आगे चल ही रहा था तो देखा कि दो नौजवान बेसुध से जमीन पर पड़े थे। अरे बद्री प्रसाद, ये का बवाल देख लिया सुबह सुबह। बद्री प्रसाद नीचे बैठा और अपने सिर में हाथ मारते हुए बोला। उसने तुरंत अपनी जेब से छोटा सा मोबाइल निकाला और नंबर मिलाया 100। हेलो पुलिस स्टेशन साहब, हम बद्री बोल रहे हैं। यहाँ शहर जाने वाले रास्ते में जो जंगल पड़ता है ना, वहाँ दो लड़के पता नहीं बेहोश है कि मरे हुए हैं। आप तुरंत ही आ जाइए। बद्री प्रसाद ने एक सांस में फोन पर बोला। ठीक है, तुम उधर ही रखो और किसी भी चीज को हाथ मत लगाना, हम 10 मिनट में आते हैं। इतना बोलकर कांस्टेबल ने फोन काट दिया। किसी चीज को हाथ न लगाने की बात सुनकर बद्री ने जूता तुरंत उसी जगह जाकर रख दिया जहां से उसे उठाया था। फोन रखकर कांस्टेबल तुरंत दरोगा जी के कैबिन की ओर दौड़ा। पुलिस स्टेशन में कुछ थोड़ी बहुत ही चहल पहल थी। दीवारों पर गांधी जी, नेहरू जी, अंबेडकर साहब की तस्वीरें टंगी हुई थी। रंग कुछ भूरा सा था दीवारों का, कहीं से पूरा और कहीं से उखड़ा, कहीं कहीं तो पान की पीक से लाल भी था। 2-4 मेज थी जिनकी एक तरफ एक कुर्सी पर एक एक कांस्टेबल बैठे थे और दूसरी तरफ 1-2 कुर्सियां पड़ी हुई थी। 1-2 पर शिकायत दर्ज कराने आए लोग बैठे हुए थे और कुछ कांस्टेबल फोन उठाने में व्यस्त थे। कांस्टेबल शिव कुमार ने दरोगा जी के कैबिन के दरवाजे खोले। दरोगा अपनी कुर्सी पर विराजमान थे। उसकी पीठ थी शिव कुमार की ओर। उसकी आहट सुनने पर उसने पीछे से ही एक उंगली के इशारे से उसको वहीं रोक दिया। दरोगा का कमरा एक व्यवस्थित जगह थी। टेबल पर सही ढंग से रखी फाइलें और जिनमें से 2 खुली हुई थी जिन पर पेन रखा था। दरोगा के जस्ट आगे उसके नाम की प्लेट रखी हुई थी जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था अजीत कुमार नेगी। अरे मंत्री जी, आप व्यर्थ चिंता करते हैं। हमारे होते हुए तो आपको चिंता का क्षय भी नहीं सोचना चाहिए। हम है ना, सब देख लेंगे। आने दीजिए उनको, हम उनको कोई भी लीड नहीं मिलने देंगे। आप देखिएगा खाली हाथ ही लौटेगी मैडम। चलिए अब आप निश्चित हो जाइए और रैली में जाइए, हम देख लेंगे। जय हिंद। अजीत ने कहकर फोन रख दिया और बड़ी मुस्कुराहट के साथ पलटा। सांवला सजीला रंग, काली बड़ी मूछें, एकदम डैशिंग पुलिसमैन। हाँ बोलो शिव कुमार। अजीत टेबल पर रखी खुली फाइलों को देखते हुए बोला। सर, अभी हाईवे के पास वाले जंगल से किसी बद्री का फोन आया। बोल रहा था कि उसे वहां पर 2 आदमी बेहोशी की हालत में पड़े हुए मिले हैं। गाड़ी निकलवाओ। जी सर। जय हिंद। करीब 5 मिनट बाद अजीत ने फाइल बंद करी और दराज में से अपना डंडा और रिवॉल्वर निकाली और अपने पास रख लिए। वो अपने कैबिन से बाहर निकला और गाड़ी में बैठकर जंगल की तरफ निकल गया। उसके साथ 2-3 पुलिस वाले और भी थे। शहर से जंगल काफी दूर था। तकरीबन 1 घंटे के बाद अजीत और बाकी पुलिस वाले मौके वारदात पर पहुंचे। अजीत गाड़ी से उतरा और अपना काला चश्मा लगाकर जंगल की ओर जाने लगा। साथ ही साथ पुलिसकर्मी भी चलने लगे। थोड़ी ही दूरी पर उन्हें एक गाड़ी दिखी और हाथ हिलाता हुआ बद्री। वो उसके पास पहुंचे। तो तुम ही हो जिसने फोन किया था? अजीत आसपास सब जगह देखते हुए बोला। जी साहब, हम ही फोन किए रहे। बद्री हाथ जोड़ता हुआ बोला। दिखाओ कहाँ वो लड़के। जी साहब, आइए इस तरफ। बद्री उन्हें लड़कों के पास लेके गया। एक कांस्टेबल ने लड़कों की जांच की ये जानने के लिए कि जीवित है या फिर मृत। सर, जिंदा है, लगता है बेहोश है। हाँ तो वही बद्री जी, बताइए क्या हुआ इधर? अजीत ने बद्री से पूछा। साहब, हम तो अपने खेत में यहाँ से जा रहे थे, देखा कि बीचों बीच एक गाड़ी खड़ी है। गाड़ी के पास में एक जूता पड़े देखे तो उसकी तरफ आ गए और तभी इन दोनों को देखे, बस आपको फोन कर दिए। शिव कुमार, इन दोनों को पास वाले हॉस्पिटल में पहुंचाओ और हरिराम और बाकी लोग
इस जगह को अच्छे से ढूंढो और कुछ भी मिले तो संभाल के रखना। गाड़ी की भी तलाशी करो और ये एरिया सील कर दो। जब तक पता नहीं चलता कि दोनों कौन है और यहाँ पर बेहोश क्यों थे, तब तक सील ही रखो। अजीत ने सभी साथी पुलिसकर्मी से कहा। और आप बद्री जी, जब भी आपको पुलिस स्टेशन बुलाया जाए तो फौरन बयान देने आ जाइएगा, ठीक है? अजीत ने बद्री के दोनों कंधों पर हाथ रखकर मुस्कुराकर कहा। अजीत ने देखा कि दोनों लड़कों के पैर में बराबर जूते थे, तो वो दूसरा जूता किसका था? अजीत शिव कुमार और दोनों लड़कों के साथ हॉस्पिटल चला गया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने उनको जांचा और अजीत के पास आकर बोला, सर टेंशन वाली कोई बात नहीं है, बस बेहोश हैं। शायद कोई शौक, सदमा या फिर कमजोरी, इसी वजह से ऐसा हुआ होगा। बाकी शरीर पर तो कोई भी चोट का निशान नहीं है, कुछ ही देर में होश आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू, अजीत बोला। अजीत बाहर वेटिंग रूम में चला गया, जेब में से सिगरेट और लाइटर निकाला और कुछ देर तक वहीं रहा। लगभग 10 मिनट बाद शिव कुमार उसके पास आया और बोला, सर उन्हें होश आने लगा है, पर डरे हुए लग रहे हैं, बचाओ बचाओ चिल्ला रहे हैं। ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूं। जी सर। अजीत उन दोनों लड़कों के रूम में गया। होश तो दोनों को आ गया था, पर वो कुछ बड़बड़ा रहे थे। अजीत उनके बेड के पास वाली कुर्सी पर बैठ गया। शिव कुमार ने डॉक्टर को भी बुला लिया। डॉक्टर ने उनको देखा और बोला कि सब नॉर्मल है, बस घबराए हुए हैं। दोनों को पानी पिलाया गया। डॉक्टर बाहर गया और अजीत ने उनसे पूछा, क्या नाम है आप दोनों के और आप कहाँ से हो? सर मेरा नाम प्रणव शर्मा है और उसका देव। हम फिरोजाबाद के हैं और यहाँ पर नौकरी करते हैं। प्रणव ने बोला। जंगल में आप कैसे पहुंचे? क्या आप हमें जंगल से लाए हैं? देव ने चौंक कर पूछा। हाँ, क्यों, तुम लोग कहीं और बेहोश पड़े थे? अजीत बोला। सर मैं आपको सब बताता हूँ, प्रणव घबराता हुआ बोला। उसने सारी कहानी बताई कि कैसे वो यहाँ 2 दिन पहले ही आए थे और अचानक से आया सक्षम का कॉल। उनका रात को उसके घर के लिए निकलना और गांव वालों से बातचीत, सक्षम के घर में हुआ वो डरावना हादसा और आग में झुलसने की घटना। बस सर, इसके आगे क्या हुआ और हम आपको जंगल में कैसे मिले, ये हमें नहीं याद। देव बोला। अच्छा, तो तुम लोग कहना चाहते हो कि तुम्हारा सामना भूत से हुआ? अजीत थोड़ा अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए बोला। सर हम सच बोल रहे हैं, हमने सच में वो सब कुछ देखा है, आप हमारी बात पर यकीन करिए। तुम लोग थके हुए हो और कमज़ोर भी लग रहे हो, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हो। हमें तुम्हारी गाड़ी मिली है जहां तुम दोनों बेहोश पड़े थे, और अगर तुम्हारी कहानी सच्ची है तो तुम दोनों को तो वहीं उसी घर में बेहोश मिलना चाहिए था ना, और तुम्हारी गाड़ी वहीं होनी चाहिए थी, है ना? हाँ सर, लेकिन देव बोल ही रहा था कि अजीत ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही काट दी और उसका उपहास करते हुए बोला, लेकिन ऐसा नहीं है भूत भाई साहब। ओ सॉरी, तुम्हारी कहानी में तो भूत नहीं है ना, तो भूत बहन जी को लगा कि आज के लिए इन्हें डरा देती हूँ और इन्हें सही सलामत एक सुरक्षित जगह पर जंगल में छोड़ आती हूँ। और तुम्हारे हिसाब से तो तुम पर बिल्ली ने भी हमला किया था, तो उसके निशान कहाँ हैं? मुझे तो कहीं नहीं दिख रहे। आग में झुलसने के बाद तो शरीर पर काफी तगड़ा बर्न का निशान होता है, बट आपके शरीर पर तो कोई निशान नहीं है। निशान को छोड़ दीजिए, एक खरोच भी नहीं है। इसका क्या जवाब दोगे आप? वही तो समझ नहीं आ रहा है सर, हमें सच में चोट लगी थी। अजीत ने देव की तरफ देखकर पूछा। तुम्हारा पूरा नाम क्या बताया? देव कुकरेजा। अमरनाथ कुकरेजा का बेटे? अजीत ने आश्चर्य से पूछा। जी हाँ। तुम अमरनाथ के लड़के हो? उनका तो खुद इतना बड़ा बिजनेस है और अब तो मंत्री भी हैं, तुम्हें यहाँ कोई नौकरी करने की क्या जरूरत है? अजीत बोला। जी वो मेरी उनसे बनती नहीं है, इसीलिए घर से दूर आ गया। आप ये सब छोड़िए और हमारे साथ हुई घटना पर गौर फरमाइए। चलो जी, गौर फरमाते हैं। तुम दोनों में से किसकी गर्लफ्रेंड ने ब्रेकअप किया? अजीत ने मुस्कुराकर पूछा। क्या? दोनों एक साथ झल्लाए। अरे भाई, तुम दोनों में से किसी का तो ब्रेकअप हुआ होगा। गम में थोड़ी रम पी ली और देर रात जंगल में जाकर अपना रोना रोया और फिर वहीं पर सो गए। ये तो मुझे एकदम जेन्युइन कहानी लगती है। तुमने जो बताया वो तुम्हें सपना आया होगा, बस और कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है सर,
आपको हमारी बातों पर यकीन नहीं तो आप हम दोनों का फ़ोन चेक कर लीजिए और आप उस गांव में भी जाकर देखिए। जब खुद अपनी आंखों से देखोगे ना तो सब यकीन हो जाएगा और पता चल जाएगा कि किसकी कहानी जेन्युइन है और किसकी नहीं। प्रणव थोड़ा गुस्से में बोला, इनके फ़ोन लाओ शिव कुमार। अजीत ने बोला। शिव कुमार ने दोनों के फ़ोन अजीत को दिए। उसने तसल्ली से दोनों के फ़ोन 3 बार देखे और हंसते हुए बोला, हाँ जी, कहाँ है आपका अननोन नंबर? मुझे तो नहीं दिख रहा। तुम्हें दिख रहा है क्या शिव कुमार? नहीं सर, मुझे भी नहीं दिख रहा। शिव कुमार ने फ़ोन में देखकर बोला, आप भी देख लो जनाब, कहीं ऐसा ना हो कि हम तुम्हें गुमराह कर रहे हैं। शिव कुमार कुटिल मुस्कान से बोला और फ़ोन प्रणव के हाथ में रख दिया। प्रणव ने ऊपर नीचे करके खूब देखा, बट हैरानी की बात तो ये थी कि उसको भी नंबर नहीं दिखा। उसने देव को भी दिखाया और वो भी हैरानी से अजीत को देखने लगा। अजीत हाथ बांधे मुस्कुराता हुआ उन्हें देख रहा था। सर प्लीज़ हमारा यकीन करिए, आप हमारे साथ उसी जगह पर चलिए, वहाँ चलते ही सब क्लियर हो जाएगा। प्रणव गिड़गिड़ाया, ठीक है, तुम लोग इतना बोल रहे हो तो हम थोड़ी देर बाद वहाँ भी चलते हैं, पर तब तक ये कुछ मत सोचो और थोड़ी देर आराम करो। अजीत कुर्सी से उठता हुआ बोला, चलो शिव कुमार, गाड़ी निकालो। अजीत और शिव कुमार सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे कि अजीत ने अपने आप में सोचा, कमाल है, बाप किसी और को यहाँ से दूर रखने का प्रबंध कर रहा है जबकि खुद का लड़का यहीं मंडरा रहा है। वो मुस्कुराया और अपना चश्मा पहनते हुए गाड़ी में बैठकर पुलिस स्टेशन निकल गया। 5 बजे पुलिस स्टेशन। हॉस्पिटल से फ़ोन आया था। शिव कुमार ने बात करके फ़ोन रखा और खबर देने अजीत के कैबिन की तरफ गया। जैन सर, वो हॉस्पिटल से फ़ोन आया था, बोल रहे थे कि दोनों लड़के ठीक हैं और उनको डिस्चार्ज मिल जाएगा कल सुबह तक। पर शिव कुमार बोल ही रहा था कि रुक गया। पर क्या? अजीत अपनी दराज में कुछ फाइलें ढूंढते हुए बोला, पर सर वार्ड बॉय बोला कि उन दोनों लड़कों को आपसे बात करनी है। बार बार अभी भी वही अपनी मनगढ़ंत कहानी दोहरा रहे हैं और बोल रहे हैं कि अगर आप आज ही उनके साथ उस जगह को देखने जाते हैं तो। शिव कुमार, उनसे कहो कि हम अवश्य उनके साथ उस स्थान पर जाएंगे, किंतु अभी नहीं, शाम को जब हमारा काम खत्म होगा तब जाएंगे। क्या है ना, हम सरकारी आदमी हैं और हमें केवल एक काम तो है नहीं कि अभी उठकर चल दें, और वो स्थान अगर वैसा होगा तो ये तो है नहीं कि रातों रात उसे धरती माता निकल जाएंगी। होगी तो मिल जाएगी, नहीं तो उन बंधुओं से कहो कि संयम से काम ले और हमें भी लेने दें। ठीक है, तुम भी अभी जाओ और काम करो। क्या सर आप भी? शिव कुमार हंसते हुए बोला। वो बाहर जाने के लिए मुड़ा ही था कि अजीत बोला, अरे वो दिल्ली से कोई आने वाला था, कोई खबर? नहीं सर, उनकी तो कोई खबर नहीं है। ठीक है, जाओ। जय हिंद सर। जय हिंद। अजीत अपने काम में व्यस्त हो गया। 6 बज चुके थे। उसने अपना फ़ोन उठाया तो देखा अमरनाथ कुकरेजा मंत्री जी के नाम का मैसेज स्क्रीन पर टिमटिमा रहा था। उसने खोला तो किसी का नाम और उसके बारे में कोई आर्टिकल लिंक था, कोई फ़ोटो नहीं थी। वो नाम और आर्टिकल पढ़ता कि तभी शिव कुमार आ गया। जैन सर, हॉस्पिटल चलने का टाइम हो गया है, फिर वो उस जगह पर भी तो जाना है ना, आते आते फिर शाम हो जाएगी। अरे हाँ, अच्छा याद दिलाया, गाड़ी निकलवाओ। ऐसा करते हैं कि हम दोनों और वो दोनों लड़के ही चल पड़ेंगे, केस वेस तो कुछ है नहीं, फिर भी उनकी तसल्ली के लिए चलते हैं। अजीत बिना मैसेज पढ़े ही उठ गया। थोड़ी देर में शिव कुमार और अजीत हॉस्पिटल पहुंच गए। डॉक्टर से बातचीत हुई और उसने कहा कि दोनों लड़के फिट एंड फाइन हैं और कल सुबह डिस्चार्ज भी हो जाएंगे। अजीत और शिव कुमार देव और प्रणव के कमरे की ओर चल दिए। यस जेंटलमैन, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? अजीत ने देव और प्रणव के कंधों पर हाथ रखते हुए बोला, बेटर सर। सर आप अभी चलिए हमारे साथ उस जगह पर, आपको सब पता चल जाएगा। देव बोला, अरे भूतनी ने तुम्हारे अंदर कोई चाबी भर दिया क्या? कुछ भी पूछो तो एक ही बात बोलते हो। अजीत और शिव कुमार हंसे। मैंने शिव कुमार से कह के तुम लोगों को मैसेज दिया था ना कि शाम को चलेंगे, पर तुम लोगों की जनरेशन की यही प्रॉब्लम है, सब कुछ जल्दी चाहिए। अब चलो, रास्ता दिखाइए पुलिस को। अजीत आगे हंसते हुए बोला। 5 मिनट में वो चारों वहां से निकले। थोड़ी दूर तक उन्होंने रास्ता बताया और फिर आगे जिस जगह उन्हें पिछली रात गड्ढा मिला था, अब वो गड्ढा उन्हें दिखाई नहीं।
वे कुछ परेशान हो गए। शिव कुमार ने गाड़ी रोक दी। क्या हुआ, परेशान क्यों हो गए? अजीत ने पीछे मुड़कर देखा। सर वो क्या, वो हसीन जुल्फों वाली? सर कल हमें इसी जगह बहुत बड़ा गड्ढा मिला था, पर अब वो नहीं है। हाँ वो तो भर गया, क्योंकि तुम्हारे साथ सब उल्टा हो रहा है। जब भी तुम दोनों किसी चीज को शिद्दत से ढूंढते हो तो पूरी कायनात तुम्हें गलत साबित कर देती है। अजीत बोलकर जोर से हंसा। गूगल मैप पर देखो रास्ता, शिव कुमार बोला। उन्होंने गूगल मैप खोला, पर आश्चर्य की बात तो ये थी कि जिस एड्रेस को वो ढूंढ रहे थे आज उन्हें वो मैप में भी नहीं दिख रहा था। अब क्या गूगल मैप ने भी धोखा दे दिया? अजीत बोला। सर हमें रास्ता पता है, आप सीधे चलिए। प्रणव थोड़ा डरते हुए बोला। लगभग 1 घंटे बाद वो उसी जगह पर खड़े थे जहां देव और प्रणव कल रात आए थे, जहां उन्हें वो कच्ची मिट्टी की सड़क दिखी थी, जिसके आगे जाकर एक तालाब था, जिसके बगल में पेड़ पर झूले लटके हुए थे। तालाब के बगल वाला घर ही सक्षम का जान पड़ता था, जिस घर की नेम प्लेट पर कमल जोशी लिखा हुआ था। जिस घर के आंगन में वो पेड़ लगा था, जिस पर से उस भयानक दिखने वाली लड़की का जला हुआ शव लटक रहा था, जिसमें से खून निकल रहा था। अच्छा, तो ये है तुम्हारी कहानी की लोकेशन। अजीत आंखों पर से गॉगल्स पहने, गर्दन पर हर जगह हिलाए हाथों को अपनी कमर पर रखते हुए बोला। हैरानी की बात थी देव और प्रणव के लिए, क्योंकि जिस जगह का वर्णन उन्होंने दरोगा साहब से किया था, जिस जगह पर कल उनके साथ इतना डरावना और जानलेवा हादसा हुआ, वो जगह तो असल में वहां पर थी ही नहीं। गांव तो छोड़ो, वहां तो नाम मात्र को भी एक टूटा फूटा घर भी नहीं था, केवल बीहड़ और बंजर जमीन और आसमान में उड़ते चील और कौए। देव तो बेहोश होते होते बचा। प्रणव के मुंह से शब्द निकलने को ही थे कि इतने में अजीत बोल पड़ा। अब तो यकीन हो गया तुम दोनों को कि जो कुछ तुम बता रहे हो वो और कुछ नहीं, केवल तुम्हारे मन का कोई वहम है, या फिर तुम लोगों को देखा हुआ एक सपना। सर हम दोनों को एक जैसा सपना कैसे आ सकता है? हम अभी भी बोल रहे हैं, हमारी बात का विश्वास करिए। यहाँ कल गांव था। प्रणव बोल ही रहा था कि शिव कुमार ने उसकी बात को काटा। तो क्या धरती निकल गई या आसमान खा गया किसी जीते जागते गांव को? आजकल के बच्चे कुछ भी फेंकते हैं। तुम लोग अपना एक गांव और भूतनी का राग अलापना बंद करो और हमारे साहब का टाइम खोटी ना करो। मगर सर देखो बच्चों, ये अगर मगर छोड़ो और जिद छोड़ के मान लो कि ये सब तुम्हारा वहम था और कुछ नहीं। अब चल के गाड़ी में बैठो, तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ देंगे। कल डिस्चार्ज मिल जाएगा तो ये सब बातें भूलकर अपने काम पर ध्यान देना। चलो बैठो। अजीत अब थोड़ा गुस्से से बोला। देव और प्रणव मायूस होकर उनके साथ चल दिए। पूरे रास्ते दोनों यही सोच रहे थे कि क्या वाकई उन्हें कोई वहम हुआ था, या फिर जो उन्हें दिखाई दे रहा था वो किसी और को क्यों नहीं दिखा। करीब 8:30 बज चुके थे। अजीत और शिव कुमार ने देव और प्रणव को हॉस्पिटल ड्रॉप कर दिया। खाना अच्छे से खाना और शांति से सो जाना। चलो गुड नाइट, टेक केयर। अजीत ने उनको आराम से कहा। देव और प्रणव अंदर चले गए। गाड़ी में अजीत ने शिव कुमार से कहा, चलो शिव कुमार, मुझे क्वार्टर को छोड़कर अपने घर निकल जाना। शिव कुमार ने गाड़ी पुलिस क्वार्टर की ओर घुमा दी। क्वार्टर पर पहुंचकर अजीत गाड़ी से उतरा। शिव कुमार ने उसको उसका बैग पकड़ा दिया और दबी आवाज में बोला, सर बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं? हाँ बोलो ना। हम जानते हैं कि आप इन सब बातों में यकीन नहीं रखते, पर फिर भी कह रहे हैं, वो जो दोनों लड़के जिस जगह की बात कर रहे थे ना। आगे बोलो, रुक क्यों गए? वो दरअसल काफी लोग ऐसी जगह के बारे में बात करते हैं कि वहां कुछ तो अजीब है, कुछ श्रापित जैसा। शिव शिव शिव। शिव कुमार हाथ जोड़ते हुए आंख बंद करके बोला। इस बात पर अजीत खूब जोर से हंसा और बोला, क्या है यार शिव कुमार, बिना पिए ही बहकी बहकी सी बातें कर रहे हो तुम तो। अभी तुम्हारे साथ ही देख कर आया ना, सब कुछ नॉर्मल था एकदम, बिल्कुल ही पैरानॉर्मल नहीं था। तुम घर जाओ और आराम करो। ठीक है सर, शुभ रात्रि, जय हिंद। बोलकर शिव कुमार अपने घर निकल गया। एक गहरी सांस छोड़कर अजीत अपने क्वार्टर की ओर बढ़ा। उसको मिला हुआ पुलिस क्वार्टर थोड़ा बड़ा था। सामने आंगन था जिसमें कुछ गमले लगे थे। आंगन में एक झूला भी था और एक छोटी सफेद गोल मेज और 2-4 सफेद कुर्सियां। आंगन पार करते ही छोटा सा बरामदा था
जिसमें लाइट जल रही थी। सामने दरवाजा था जिसको खोलते ही ड्राइंग रूम था। वहां सोफे, कुर्सियां और टेबल रखी थी। दीवारों पर पेंटिंग्स लगी थी। कोने में न्यूज़पेपर और मैगजीन स्टैंड था। उसके ऊपर छोटा सा गमला भी रखा हुआ था। डाइनिंग एरिया के पीछे एक रास्ता जाता था एक छोटे बगीचे में, जिसके बगल में 2 कमरे थे। एक में अजीत रहता था और दूसरे में ताला लगा था, जिसकी चाबी अजीत के पास ही थी। अजीत ड्राइंग रूम के बगल में डाइनिंग एरिया में आया। रमा, उसने पुकारा। रसोई में से तकरीबन 32-34 उम्र का आदमी अपने गले से लटके लाल गमछे से अपने पसीने पोंछते हुए बाहर आते हुए बोला, क्या साहब, आप भी कितनी बार कहे हैं कि हमको रमा नहीं रमाकांत बुलाइए। उसने अजीत के हाथ से बैग लिया और डाइनिंग टेबल से जग उठाकर ग्लास में पानी भरने लगा। अजीत डाइनिंग की कुर्सी पर बैठते हुए बोला, अरे तुम्हें रमा बुला लिया तो औरत थोड़े ना हो गए, और वैसे भी तुम्हें रमा बुलाता हूं तो लगता है मेरी कोई बीवी है, रमा नाम की। दोनों जोर जोर से हंसे। रमाकांत पानी का गिलास अजीत को पकड़ाते हुए बोला, तो ले आइए ना सर कोई रमा नाम की मैडम को ब्याह के। ना ना, मेरी रमा तो तुम ही हो। रमा, छोड़ साहब, आप नहा लो, तब तक हम आपके लिए खाना लगाते हैं। गिलास उठाकर रमाकांत रसोई में चला गया। अजीत भी अब डाइनिंग टेबल से उठकर उसके पीछे से बगीचे से होता हुआ अपने कमरे में चला गया। कमरा रमाकांत ने सही ढंग से व्यवस्थित करा हुआ था। कमरा खोलते ही बराबर वाली दीवार पर स्विच बोर्ड था, जिसके नीचे एक छोटी अलमारी थी। सामने डबल बेड था और उसके बराबर में एक टेबल और 2 कुर्सियां। डबल बेड के दूसरी तरफ अटैच टॉयलेट बाथरूम था। अजीत ने कमरे की लाइट और फैन को ऑन करा। एक कुर्सी को थोड़ा खिसकाया और उस पर बैठकर अपने जूते उतारे। जूते उतारकर उसने स्विच बोर्ड के नीचे वाली अलमारी में रख दिए और उनमें से कैजुअल स्लीपर निकालकर पहन लिया। वो बाथरूम में चला गया। नहाकर बाहर निकला तो देखा बैग उसका टेबल पर था और फोन चार्जिंग पर। बदन पर हल्की नीले रंग की टी शर्ट थी और काले रंग का लोअर। गीले बालों को एक साथ से टॉवल से पूछ रहा था और दूसरे से फोन में मैसेज चेक कर रहा था कि रमाकांत आ गया और बोला, चले साहब, आप नहा लिए तो खाना खा लीजिए, आपका मनपसंद बना है आज। उसने फिर बिना मैसेज देखे ही फ़ोन रख दिया और बोला, अंदर जो कपड़े टंगे हैं उन्हें तुम मशीन में डाल दो, मैं टेबल पर आता हूँ। अजीत ने अच्छे से रमाकांत के साथ खाना खाया और उसको बताया कि आज क्या क्या हुआ। उसने देव और प्रणव की कहानी बताई रमा को। देव और प्रणव की कहानी सुनकर रमा के हाथ से चम्मच छूट गई। अरे यार, अब तुम भी मत कहना कि ये सब है भूत भूतनी श्रापित जगह, बकवास है ये सब। साहब, हम हकीकत तो नहीं जानते, पर कुछ कुछ कहानी तो हम भी सुने हैं। अरे मैं वहां सुनकर नहीं, देख कर आ रहा हूँ, कुछ नहीं है उधर, तुम खाना खाओ। उन दोनों ने कहना खत्म करा और अजीत ने उसको कल के लिए उसके कपड़े जूते तैयार रखने को बोला और अपने कमरे में चला गया। वो कमरे में आ गया और उसने दरवाज़ा बंद करा और फ़ोन चार्जिंग से निकालकर बेड पर बैठ गया। अब तसल्ली से उसने सारे मैसेजेस चेक करे और आखिर में अमरनाथ मंत्री का मैसेज देखा। धरा पाठक, इंडिपेंडेंट डेली की चीफ एडिटर। मैसेज में एक आर्टिकल भी था और उसने उस पर क्लिक करा और पढ़ने लगा। धरा पाठक, इंडिया के जाने माने न्यूज़पेपर इंडिपेंडेंट डेली के दिल्ली ब्रांच की चीफ एडिटर, अपनी कलम की धार से काफ़ी लोगों को और लोगों की अक्लों को ठिकाने लगा चुकी है। उसकी निडरता और आत्मविश्वास उसके आर्टिकल्स में साफ दिखता है। पिछले साल ही दिल्ली बॉर्डर पर हो रहा अवैध तरीके से ड्रग्स के आदान प्रदान के खिलाफ उसने सबूत इकट्ठे करे और लोगों में जागरूकता फैलाई और पुलिस की मदद से पूरे गिरोह को पकड़वाया। यही नहीं, उस केस में एक एमएलए का नाम भी शामिल था और ये भी उसने अखबार में छापा। उस एमएलए के खिलाफ कार्रवाई हुई और कोर्ट ने उसे जेल में डालने का फैसला करा। और भी बहुत से किस्से लिखे थे उसकी तारीफों और बहादुरी हो गए। भ्रष्ट और क्रिमिनल लोगों की आंखों में खूब खटकती थी वो, क्योंकि सच लिखती थी और इसीलिए भी कि औरत थी। अजीत ने पूरा आर्टिकल पढ़ा और थोड़ा इम्प्रेस भी हुआ। उसने मंत्री जी को मैसेज लिखा, हम सब संभाल लेंगे मंत्री जी, शुभ रात्रि। अपने फ़ोन में सुबह 6 बजे का अलार्म लगाया और लाइट्स ऑफ करके सो गया।
उधर हॉस्पिटल में देव और प्रणव भी खाना खाकर सो चुके थे। करीब 4 बजे अजीत का फोन बजा। छठी घंटी पर उसकी आंख खुली और उसने फोन उठाया और उबासी लेते हुए बोला, हेलो। हेलो सर, मैं शिव कुमार। वो हॉस्पिटल से फोन आया था अभी 5 मिनट पहले। क्या हुआ, क्या बोले? सर वो बोले कि उन दोनों में से एक लड़का गायब हो गया। गायब? अब अजीत की आंखें पूरी तरह से खुल चुकी थी। हाँ सर। तुम बाकी साथियों को लेकर हॉस्पिटल पहुंचो, मैं आ रहा हूँ। और हाँ, हॉस्पिटल में बोलो कि कोई कहीं नहीं जाएगा जब तक मैं नहीं आया था। इतना बोलकर अजीत ने फोन काट दिया और मन ही मन बोला, चक्कर क्या है। आधे घंटे में ही अजीत हॉस्पिटल लॉबी में खड़ा था। शिव कुमार के साथ वो देव और प्रणव के कमरे में गया। कमरे में देखा कि डॉक्टर प्रणव का चेकअप कर रहे थे, जो बेहोश था, और देव वो गायब था। उसने बाहर से वार्ड बॉय को अंदर बुलवाया और पूछा, इस फ्लोर पर रात को ड्यूटी पर तुम थे? हाँ सर, मैं रात भर यहीं था। तो तुम्हारे होते हुए एक पेशेंट इतनी रात को गायब कैसे हो गया? बोलो। अजीत अब गुस्से से बोला, सर मैं रात भर यहीं था। इन्हें खाना खिलाकर और दवाई देकर मैं बाहर आ गया था। तकरीबन 3:30 बजे अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई तो मैं भागकर अंदर गया। अंदर आया तो देखा कि वो दूसरा लड़का नहीं था और ये लड़का बेड के नीचे बेहोश पड़ा था। कोई और आया था इनसे मिलने? अजीत चिल्लाया। नहीं सर, मिलने कोई भी नहीं आया। कोई बाहर का आदमी भी यहाँ पर नहीं आया सर। तो एक जीता जागता इंसान कहाँ गया? बाहर का कोई अंदर नहीं आया तो लड़का गया कहाँ? हवा में भस्म हो गया? अजीत चिल्लाकर बोला। सब खामोश थे। उसने पूरा कमरा देखा। पर्दे के पीछे एक खिड़की खुली थी। उसने उसमें से नीचे झांक कर देखा तो सोचा कि कमरा तो 5वें फ्लोर पर है। यहाँ से बिना किसी के सहारे कोई उतरा तो उसको अच्छी खासी चोट लग जाएगी। नहीं, अगर देव खुद अपनी मर्जी से गायब होता और यहाँ से कूदा होता तो बिना किसी रस्सी या मदद के यहाँ से कूदना इम्पॉसिबल है। वो यही सब हिसाब कर रहा था कि प्रणव को होश आ गया। वो भी डर में बड़बड़ा रहा था, छोड़ो उसको, देव कोई बचाओ। प्रणव घबराओ नहीं, कौन आया था यहाँ? क्या तुम जानते हो देव कहाँ गया? अजीत उसके पास जाकर बोला। प्रणव अभी भी घबराया हुआ था। उसने बस अपनी हाथ की उंगली से खिड़की की तरफ इशारा करा और बेहोश होने लगा। आप लोग इन्हें रेस्ट करने दो, अभी कुछ भी पूछने से इनकी तबीयत बिगड़ सकती है, डॉक्टर ने कहा। ठीक है, मैं 2 कांस्टेबल छोड़कर जा रहा हूँ, इसके कमरे के बाहर वो पैरा देंगे, अजीत बोला। अजीत फिर से उस खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया और उसने जैसे ही अपना हाथ खिड़की पर टिकाया उसे कुछ गीला गीला सा अपने हाथ पर महसूस हुआ। उसने अपने हाथ को देखा तो उस पर गीली मिट्टी लगी हुई थी। उसने मन में सोचा, पक्का बाहर से कोई आया था। शिव कुमार, तुम यहाँ 2 कांस्टेबल को बाहर पैरा करने के लिए बोल दो और कोई भी संदिग्ध आदमी दिखे या मिलने आए तो तुरंत मुझे खबर करो। जी सर। अजीत तेजी से नीचे की ओर गया। वो हॉस्पिटल की बिल्डिंग के उस तरफ आया जहां से देव और प्रणव के कमरे की खिड़की दिखाई दे रही थी। उसने आसपास देखा और कुछ देखकर वो मुस्कुराया। शायद कोई सुराग मिला था। वो वहां से सीधा गेट कीपर के पास गया और बोला, अरे सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? नमस्ते सर जी, मेरा नाम भूषण है। कुछ काम था हमसे? काम तो देखो भूषण जी बहुत ज़रूरी है। अच्छा ये बताओ, नाइट ड्यूटी पर तुम ही आते हो? हाँ साहब, आते तो हम ही हैं, पर 1 हफ्ते से छुट्टी पर थे। आज अभी थोड़ी देर पहले ही आए हैं। तो तुम्हारी जगह ड्यूटी पर कौन था? बिरजू तो साहब, वैसे तो दिन में ड्यूटी करता है, पर 1 हफ्ते से हमारी जगह रात को कर रहा था। कहाँ है बैजू बावरा? मेरा मतलब बिरजू। वो तो भी थोड़ी देर पहले ही लगभग निकल गया यहाँ से। हम आ गए हैं तो वो चला गया। अच्छा, चला गया या पुलिस को देखकर भाग गया? खैर, उसका कोई पता वता है? नहीं साहब, मेरे पास तो नहीं है। हाँ, अंदर रजिस्टर में होगा, मैं देखकर बताता हूँ। भूषण अंदर गया और रजिस्टर के 2-4 पन्ने पलटने के बाद एक नाम और नंबर हाथ में लाते हुए बोला, सर ये है। अजीत ने अपना फ़ोन निकाला और उस पेज की फ़ोटो खींच ली। चलो भूषण जी, काफ़ी मेहनत करी आपने, अब तुम भी काम पर लगो। और हाँ, कोई कुछ पूछे कि मैंने तुमसे क्या बोला तो कुछ नहीं बताएंगे सर जी, कुछ नहीं बताएंगे।
गुड। अजीत गाड़ी के पास आकर खड़ा हुआ और उसने किसी को फोन लगाया। उससे बात खत्म हुई ही थी कि तभी शिव कुमार आ गया। सर, 2 कांस्टेबल छोड़ दिए हैं कमरे के बाहर, थाने चले? हाँ चलो। दोनों गाड़ी में बैठ गए। शिव कुमार बोला, सर क्या लगता है वो देव अचानक रात गए कहाँ गायब हो गया? कुछ कहा नहीं जा सकता यार। ये भी हो सकता है कि खुद चला गया हो, और ये भी हो सकता है कि कोई रात को दबे पान आया और उसको उठाकर ले गया। पर सर, सिर्फ देव को ही ले जाने का क्या मकसद है? मतलब उस प्रणव को अकेला क्यों छोड़ गया? और देव को गायब करने वाले ने ये नहीं सोचा कि अगर प्रणव ने उसको देखा होगा तो पुलिस को बता देगा और वो पकड़ा जा सकता है। अजीत ने बीच में ही शिव कुमार की बात को काट कर बोला, हो सकता है प्रणव ने केवल किसी को देव को ले जाते हुए देखा। क्या पता प्रणव ने उस इंसान का चेहरा देखा ही ना हो। कुछ भी हो सकता है शिव कुमार, बस अभी के लिए इतना समझ लो कि जो हमें दिख रहा है वैसा कुछ नहीं है, और हमें वो देखना है जो छुपाया जा रहा है। अजीत मुस्कुराया और बाहर देखने लगा। थोड़ी देर में वो थाने पहुंच चुके थे। अजीत सीधा अपने कैबिन में गया। अरे शिव कुमार, 1 कप कड़क चाय और 2 समोसे बोले जरा। इतनी जल्दी जल्दी सुबह घर से निकला कि कुछ खाया ही नहीं। शिव कुमार बाहर चाय नाश्ता लेने गया और अजीत अपने काम में लग गया। उसने अपनी जेब में से एक चाबी निकाली और दराज में से सबसे नीचे वाली नीले रंग की फाइल निकाली। वो उसे खोलकर कुछ ढूंढ रहा था, शायद कुछ चीजें पढ़ भी रहा था, और तभी शिव कुमार नाश्ता लेकर आ गया। हड़बड़ाहट में अजीत के हाथ से फाइल नीचे गिर गई और उसमें से कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग्स बाहर निकल गई। शिव कुमार उन्हें देख ही रहा था कि अजीत ने उसको टोक दिया, तुम उन्हें छोड़ो, ये ट्रे टेबल लेकर बाहर रखाओ, मैं खुद उठा लूंगा उसको। शिव कुमार ने ट्रे टेबल पर रखी और अजीत ने जल्दी जल्दी नीचे गिरी कटिंग्स को उठाया और फाइल में वापस रख दी। शिव कुमार अचंभित था। अब जाओ काम करो। अजीत उसको देखकर थोड़ा गुस्से में बोला। शिव कुमार बाहर आ गया और अजीत ने फाइल वापस दराज में रखकर एक लंबी सांस ली। उसने नाश्ता किया और थोड़ा बहुत काम किया और उसके बाद एक दूसरे का फोन करे। शाम के 4 बज गए थे। अजीत किसी से फोन पर बात कर रहा था। हाँ सुनो, कुछ भी पता चले तुरंत मुझे बताना और सावधानी से, किसी की नजरों में मत आना। उसने फोन रखा ही था कि प्रणव उसके कैबिन तक भागते हुए आया। सर। अरे आराम से, सांस तो लो, बैठो। अजीत ने उसकी तरफ पानी का ग्लास बढ़ाते हुए कहा। प्रणव ने एक झटके में पूरा पानी पी लिया और बोला, सर मुझे आपको कुछ बताना है। तुम हॉस्पिटल से कैसे आए? तुम तो बेहोश थे ना? सर ये छोड़िए, मुझे कुछ बताना है। क्या? अजीत ने हाथ बांधे और उसे देखते हुए बोला, सर वो आगे। सर मुझे पूर्वाभास होते हैं, जब से मैं 7 साल का था तब से, और आज भी मुझे कुछ वैसा ही लगा। मुझे दिखा कि कोई देव को जला रहा है, बिल्कुल उसी घर में जहां हम उस रात गए थे। अच्छा, और तुम चाहते हो कि मैं वापस उस जगह जाऊं और अपना टाइम खराब करूं, है ना? नहीं सर, पहले तुम मुझे बताओ कि कल रात तुम्हारे कमरे में कौन आया था? किसे देखा तुमने देव को ले जाते हुए? सर मुझे नहीं पता वो कौन था, पर उसने काला कंबल ओढ़ रखा था और अंधेरे में मुझे कुछ दिखा नहीं। मैंने बस देव को देखा और वो बेहोश उसकी गिरफ्त में था और वो खिड़की की ओर उसे ले जा रहा था। मैंने उसको बचाने की कोशिश भी करी, पर तभी किसी ने सर पर पीछे से वार कर दिया और मैं नीचे गिर गया। बस इसके आगे मुझे नहीं याद। अजीत कुछ बोलता कि तभी पीछे से किसी लड़की की मीठी आवाज आई। एक्सक्यूज मी कहते हुए वो लड़की आगे बढ़ गई। अजीत ने अपनी नजरें प्रणव से हटाकर उस ओर घुमाई। गेहूं रंग के चेहरे पर 2 बड़ी काली गहरी आंखें, उनमें तैरता हल्का सा काजल और बदन पर सफेद रंग का लंबा कुर्ता, कुछ छोटी लटें कान के पीछे, हवा के झोंकों से गालों को छूने को बेकरार। वहां खड़े सब उसे एक पल को निहारते ही रह गए। बाहर खड़े कांस्टेबल्स भी कैबिन में झांक रहे थे। अजीत की टेबल तक वो आकर बोली, आई एम सॉरी, लगता है मैं गलत वक्त पर आ गई हूँ, मैं बाहर वेट करती हूँ। इतना कहकर वो मुड़ी ही थी कि अजीत बोला, आपकी तारीफ? धरा पाठक। अपना नाम बताकर वो मुस्कुराती हुई बाहर चली गई। कैबिन में मौजूद सभी लोग उसे जाते हुए देख रहे थे। सर प्लीज़ आप मेरे दोस्त को ढूंढ दीजिए, मेरा यकीन कीजिए।
मैं यहाँ खाली नहीं बैठा हूँ कि तुम्हारी भूतिया कहानी सुनकर उस पर अपना टाइम वेस्ट करूँ। और रही बात देव को ढूंढने की, तो वो हम वैसे भी ढूंढ रहे हैं उसको। अब तुम जाओ और जो आदमी उसको लेकर गया है उसके बारे में कुछ भी याद आए तो तुरंत बताना। सर, शिव कुमार इसको हॉस्पिटल पहुंचाओ और वो मैडम बाहर है, उनको अंदर भेजो। शिव कुमार प्रणव को बाहर ले गया और उसने धरा को अंदर जाने के लिए बोला। वो अजीत के कैबिन में आई। अजीत अपनी टेबल पर फाइलों को व्यवस्थित ढंग से लगा रहा था। हाय, मेरा नाम धरा पाठक है। अजीत नेगी, प्लीज सिट। थैंक यू। वैसे मेरे लिए आपको पहले ही फ़ोन कॉल्स आ गए होंगे, है ना? इस बात पर अजीत थोड़ा झेप गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके तो पहले से ही इतने चर्चे हैं, काफ़ी जानी मानी पत्रकार हैं आप। चलिए छोड़िए वो सब, मैं यहाँ किसी ज़रूरी काम से आई हूँ। दरअसल कुछ सालों से यहाँ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो मैं बस उस सिलसिले में थोड़ी छानबीन करना चाहती हूँ। आप पत्रकार होकर इन दकियानूसी बातों पर विश्वास कर रही हैं। मैंने भी बातें सुनी हैं, पर सब बकवास है। आप अपना टाइम वेस्ट करोगी इन सब बातों पर। बस मुझे अपना वक्त किन चीज़ों में लगाना चाहिए और किन चीज़ों में नहीं, ये मुझे अच्छे से पता है मिस्टर नेगी। जी बिल्कुल। खैर, मुझसे क्या मदद चाहिए आपको? ज़्यादा मदद की ज़रूरत नहीं है मुझे, बस इतना कि मेरे काम में कोई दखल अंदाजी ना हो तो बेहतर होगा। वैसे भी मुझे पता है कि आपके ऊपर प्रेशर है कि मुझे इन सबसे दूर रखा जाए। आपको जो करना है करिए मिस पाठक, बस कानून के दायरे में रहकर। मैं आपके किसी काम में कोई दखल नहीं दूंगा, ऐसा आश्वासन देता हूँ। और कभी बंदे की मदद की ज़रूरत हो तो बंदा हाजिर रहेगा, पर फिर भी कहता हूँ कुछ मिलने वाला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिस्टर नेगी। अब जब मुझे कुछ पुरानी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होगी तो आपको याद कर लूँगी। बिल्कुल, पुलिस आपकी सेवा में है। वो उठकर जाने लगी तो अजीत ने उसको रोका। अरे, चाय तो पीकर जाइए। जी नहीं, मुझे बहुत काम है। हैव अ नाइस डे। इतना कहकर वो बाहर चली गई। तभी अजीत का फ़ोन फिर से बजा। सर, खबर पक्की है और आपने जो सीसीटीवी फुटेज बोली थी वो मिल गई। गुड। एक काम करो, अभी मिलो मुझे पुलिस स्टेशन के बाहर नाके पर। ओके सर। अजीत ने फ़ोन रख दिया और दराज में से वो ब्लू फाइल निकाल कर बाहर जाने लगा। शिव कुमार, तुम चलो मेरे साथ, गाड़ी निकालो। जी सर। उसने शिव कुमार को नाके पर रुकने के लिए बोला। वो खुद गाड़ी से उतरा और किसी का वेट करने लगा। तभी एक दुबला पतला सा आदमी मुंह पर लाल गमछा लपेटे उसके पास आया। उसने बिना कुछ बोले एक पैकेट अजीत के हाथ में थमा दिया। अजीत वापस गाड़ी में आकर बैठ गया और वो लाल गमछे वाला आदमी भी वहां से चला गया। वो कौन था सर? मेरा खास आदमी। इस पैकेट में क्या है? हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज। अगर खुद लेता तो जिसने देव को गायब कराया है वो सतर्क हो जाता, क्योंकि हॉस्पिटल में से किसी ने तो देव को गायब करने में मदद करी है। तो इससे तो शायद पता लग ही जाएगा कि देव को किसने गायब किया है। मुझे तो पता है कि देव को किसने गायब किया है, इससे तो बस कंफर्म हो जाएगा। आपको कैसे पता कि देव को किसने गायब करा है? आज के लिए तुम्हें काफ़ी जानकारी दे दी मैंने, अब मुझे घर छोड़ दो। क्या सर, आप भी? अगले दिन हॉस्पिटल में। प्रणव, तुम्हारी कहानी के हिसाब से तुम्हें उस दिन किस लड़के का फोन आया था? अजीत ने पूछा, जो इस वक्त हॉस्पिटल में प्रणव के रूम में बैठा था। सर, सक्षम जोशी का, वो हमारा कॉलेज मेट था। दोबारा तो उसका फ़ोन नहीं आया ना? नहीं सर। ऐसा क्यों? क्योंकि उसको मदद की ज़रूरत थी तो उसने दोबारा कॉल क्यों नहीं करी? सर, जब हमारी उससे आखिरी बार बात हुई थी तब पीछे से कुछ आवाज़ आई थी, जैसे कोई पीछे खड़ा हो, और तभी फ़ोन कट हो गया। उसके बाद कोई बात नहीं हुई। हो सकता है सक्षम को उन गुंडों ने मार दिया हो या बांध कर रखा हो, पता नहीं सर। अच्छा, इस सक्षम के घर का एड्रेस क्या है? क्योंकि जिस एड्रेस पर उसने तुम लोगों को बुलाया वो तो है ही नहीं। सर, मुझे उसका एड्रेस नहीं पता। तुम तीनों की दोस्ती कैसी थी? इस सवाल पर प्रणव का चेहरा थोड़ा सफ़ेद पड़ गया। थोड़ी देर बाद वो बोला, सब ठीक था सर, बस सक्षम इतना भी अच्छा दोस्त नहीं था जैसा देव और मैं। तुम्हें अजीब नहीं लगा कि इतना अच्छा दोस्त नहीं था फिर भी मदद के लिए तुम लोगों को कांटेक्ट किया? लगा था सर, मैंने ये बात देव को बोली हुई थी। हो सकता है इन सब के पीछे सक्षम ही हूँ।
नहीं सर, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो खुद मुसीबत में है। कौन मुसीबत में है और कौन पढ़ने वाला है, ये तो जल्द पता चल जाएगा। क्या मतलब सर? मैं कुछ समझा नहीं। समझ जाओगे, रेस्ट करो अभी, मैं चलता हूँ। अजीत उठकर जाने लगा तो देखा प्रणव के माथे से पसीने छूट रहे थे। तुम इतना क्यों घबरा रहे हो? कहीं तुमने तो कुछ नहीं किया? मैंने? नहीं सर, कुछ नहीं। गुड। अजीत हॉस्पिटल से पुलिस स्टेशन आ गया था। उसका दिमाग चारों ओर दौड़ रहा था। ये तो पक्का था कि उसने सारी कड़ियों को जोड़कर सब सुलझा लिया था, पर कुछ सवाल अभी भी मन में बाकी थे। वो इसी उधेड़बुन में था कि तभी उसकी स्क्रीन फ्लैश हुई। अमरनाथ कुकरेजा, मंत्री जी। उसने फोन रिसीव करा। जैन सर, कैसे हैं आप? अभी तक तो कंट्रोल में होनेगी, लेकिन अगर 2 दिन में मेरा बेटा सही सलामत नहीं मिला तो सोच लेना। अरे 2 दिन में क्या सर, मैं कल ही आपके बेटे को ढूंढ लूंगा। ठीक है, मैं कल तक का टाइम तुम्हें दे रहा हूँ, नहीं तो ऐसी जगह ट्रांसफर करवा दूंगा कि तुम्हें पानी भी ना मिलेगा। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। साला मंत्री का बच्चा, अजीत गुस्से में बोला और तभी दोबारा फोन बजा। हेलो सर, ये मैंने कॉलेज में पता किया है, सक्षम का घर वहाँ है ही नहीं। वो तो कानपुर का रहने वाला था मतलब? सर मैंने कानपुर जाके पता करा तो देखा कि उसके घर पर ताला लगा हुआ है, और एक पड़ोसी से पूछा तो उसने बताया कि करीब 2 साल पहले किसी रोड एक्सीडेंट में सक्षम की मौत हो गई थी और उसके माता पिता लंदन अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ पर शिफ्ट हो गए थे। उनका नंबर नहीं मिला बस। ठीक है, जो दूसरा काम तुम्हें बताया वो पूरा करो। यस सर। अगला दिन, आज देव को गायब हुए 3रा दिन हो चुका था हॉस्पिटल में। सर, लेकिन मैंने किया क्या है? मुझे इस तरह क्यों ले जा रहे हो आप? प्रणव गिड़गिड़ाते हुए बोला, जिसके हाथ में हथकड़ी लगी हुई थी। अजीत साहब का ऑर्डर है, थाने जाकर सब पता चल जाएगा कि तुमने क्या किया है। शिव कुमार उसका हाथ पकड़े हुए बोला। पुलिस प्रणव को पकड़कर थाने में ले जाने के लिए हॉस्पिटल आई थी। शिव कुमार ने प्रणव को जीप में डाला। सर, अरेस्ट कर लिया है। ठीक है, तुम थाने जाओ उसको लेकर, इसका साथी इंतजार में है। जी सर। जीप अब पुलिस स्टेशन की ओर बढ़ गई। सर, देखिए ना आपके लोग मुझे क्यों पकड़ लाए हैं, प्रणव बोला, जिसको शिव कुमार पकड़कर अजीत के कैबिन तक लाया था। अजीत ने अपने हाथ की फाइल को टेबल पर पटका। शिव कुमार, इसे नीचे बैठाओ और उसके साथी को लेकर आओ, मिलन कराएं आज इनका। शिव कुमार बाहर निकल गया और प्रणव की सांसें अभी भी तेज थी। उसका चेहरा पसीने पसीने हो रहा था। जब शिव कुमार उसके साथी को पकड़कर लाया तो वो हैरान रह गया। उसके सामने खड़ा था बिरजू। हाँ तो प्रणव जी, खुशी नहीं हुई आपको अपने दोस्त से मिलकर? इसके साथ मिलकर ही तो तुमने देव को गायब करवाया है, अजीत अपनी तेरिया चढ़ाकर बोला। प्रणव और बिरजू हैरानी से अजीत को देख रहे थे। ये आप क्या बोल रहे हैं सर? मैं तो इसको जानता भी नहीं हूँ, और मैं अपने ही दोस्त को क्यों गायब करवाऊंगा? ये तो तुम ही बताओगे ना कि तुमने ऐसा क्यों किया। नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम दोनों को शक के बिना पर उठा लाए हैं? सारे सबूत है मेरे पास। अब तोते की तरह सब बोलना शुरू कर दो, वरना मुंह खुलवाने के और तरीके भी हैं हमारे पास। सर, मैंने ये सब सक्षम के कहने पर किया था। शुरू से कहानी बताओ, अजीत अपनी कुर्सी पर बैठते हुए बोला। सर, हम तीनों कॉलेज में थे। मैं और देव अच्छे दोस्त थे। सक्षम कॉलेज में नया आया था, बहुत सीधा लड़का था। हमारी उससे दोस्ती हुई और फिर एक दिन एनुअल फंक्शन के दौरान देव और सक्षम की किसी बात पर बहस हो गई। बहस हाथापाई पर उतर आई। वो दोनों मैदान में लड़ रहे थे जहाँ खाने के लिए भट्टी लगी थी। अचानक देव से गलती से सक्षम को धक्का लग गया और सक्षम भट्टी की आग पर जा गिरा। उसके चेहरे का आधा हिस्सा आग में झुलस गया था। क्योंकि देव के पापा एक बहुत बड़े आदमी थे तो मामला वहीं दब गया। देव को पछतावा तो बहुत था और उसने सक्षम से माफी भी मांगी, पर सक्षम ने तब तो कुछ नहीं करा, लेकिन गुस्सा और बदले की भावना उसके मन में तब भी थी। आज उसके जले चेहरे की वजह से उसको कहीं भी नौकरी नहीं मिली। वो यही आकर रहने लगा। जब उसको पता चला कि देव और मैं यहाँ नौकरी करने आए हैं तो यहाँ चल रही
वो भूत की कहानी का उसने फ़ायदा उठाया। मैं जब शाम को एक दिन यहाँ अकेला बाजार में आया तब सक्षम मुझसे मिला और उसने मुझे अपना प्लान बताया। मैंने उसको समझाया कि ये सब ठीक नहीं है तो उसने मुझसे गिड़गिड़ा कर कहा कि वो सिर्फ देव को डराएगा, बस इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं करेगा। मैंने उसकी वो हालत देखकर उसके प्लान में उसका साथ देने के लिए हामी भर दी। उसके प्लान के हिसाब से उस रात को सक्षम ने उसको फ़ोन किया और खुद के मुसीबत में होने का नाटक करा। देव के मन पर पहले से ही बोझ था क्योंकि उसके कारण सक्षम का चेहरा जल गया था। वो उसकी मदद किसी भी हालत में करना चाहता था। मैंने प्लान के हिसाब से उसका विरोध किया लेकिन उसके साथ चल दिया। मैंने पहले से ही उसके पानी के गिलास में बेहोशी की ऐसी दवाई मिलाई थी जिसका असर थोड़ी देर में होना था। गाड़ी से हम कुछ देर आगे तक ही गए थे कि वो बेहोश होने लगा था। उसने गाड़ी बीच में ही रोक दी और बेहोश होने से पहले उसके सामने वो दो आदमी उसको दिखे जो हमारी कहानी के हिसाब से साइकिल पर थे। वो दोनों सक्षम के साथी थे। मैं, वो दोनों आदमी और सक्षम, हम चारों मिलकर देव को जंगल में ले गए। हमने गाड़ी को बीचों बीच खड़ा करा जिस हालत में वो आपको मिली थी। सक्षम ने देव को इंजेक्शन लगाया जिससे वो हिप्नोटाइज होने लगा और फिर उसको पूरी रात हम सब ने वो झूठी कहानी सुनाई जो हमने आपको सुनाई थी। वो हिप्नोटाइज हो चुका था इसलिए सुबह आपके सामने वही सब उसको याद था और उसने वही सब सुनाया, पर हकीकत में ये सब हुआ ही नहीं था। मैंने उसके फ़ोन से वो नंबर पहले ही डिलीट कर दिया था जिससे सक्षम ने उसको कॉल करा था। सुबह होने वाली थी तो हमने उसको वापस बेहोश कर दिया और सक्षम और उसके साथी वहाँ से निकल गए। मैं भी देव के आसपास जाकर सो गया और फिर सुबह वो आदमी आया जिसने आपको फ़ोन करा और फिर आप आए और हमें हॉस्पिटल ले गए। मैं बेहोश नहीं था इसीलिए मुझे ये सब पता था। फिर जब आप हमसे पूछताछ करने आए तो हमने आपको वही रटी रटाई कहानी सुना दी। तुम लोग बेवकूफ़ हो ये तो पता था लेकिन इतने ज़्यादा ये नहीं पता था। मुझे पता चल गया था कि तुम ज़रूर मिले हो इन सब में। कैसे? जब तुम दोनों की रिपोर्ट्स आई हॉस्पिटल में तो बेहोशी की दवाई और वो हिप्नोटाइज वाला केमिकल सिर्फ देव की बॉडी में मिला। हैरानी वाली बात थी कि तुम्हारी बॉडी में ऐसा कुछ नहीं मिला। तो मुझे ये बात खटकी, पर मैं तुम लोगों की गलती को पकड़ना चाहता था और मुझे ये भी पता लगाना था कि तुम्हारे साथ कौन कौन मिला हुआ था। इसीलिए मैंने तुम्हारी कहानी को मानने से बार बार इनकार किया ताकि तुम लोग मुझे कन्विंस करने के लिए एक गलती कर दो। और तुम लोग शायद ये बात भी भूल गए कि पुलिस कॉल डिटेल्स निकलवा लेती है। मैंने तुम दोनों की कॉल डिटेल्स निकलवाई और उस नंबर को ट्रेस करवाया तो पता चला कि वो नंबर फ़िलहाल शहर के बाहर किसी बंद घर में एक्टिव है। पहली गलती, जिस फ़ोन से काम करो उसको एक्टिवेट क्यों करना। मैंने अपने खबरी को बोलकर उस घर की लोकेशन का पता करा तो वो घर अब पुलिस की निगरानी में था। अब तुम सोच रहे होगे कि मैंने बिरजू को कैसे पकड़ा। जिस खिड़की से सक्षम का साथी तुम्हारे कमरे में आया था उस खिड़की के नीचे मिट्टी गीली थी क्योंकि रात में ही बारिश हुई थी ना। तुम्हारी कहानी के हिसाब से दो आदमी आए थे, एक जिसने तुम्हारे सर पर वार करा और एक जिसने देव को पकड़ा था। लेकिन पैरों के निशान केवल एक इंसान के थे जिसे मैंने देख लिया था। वो पैरों का निशान और जो जूता हमें जंगल में मिला था उनका साइज एक बराबर था। मतलब वो दोनों एक ही इंसान के थे जो कि सक्षम के दोनों साथी में से एक था। अब बिरजू रात को ड्यूटी पर था तो इसी ने उस आदमी को अंदर आने और देव को बाहर ले जाने में मदद करी। तुमने ही रात को देव को वापस बेहोश किया और उस आदमी के साथ मिलके देव को खिड़की से रस्सी से बांधकर नीचे उतार दिया। हॉस्पिटल की सीसीटीवी में साफ दिख रहा है। दूसरी गलती, हॉस्पिटल में सीसीटीवी होते हैं, तुम लोग ये बात ही भूल गए शायद। और तो और पुलिस के डर से ये बिरजू वहां से 9 तो 11 हो गया। जाहिर सी बात है शक तो होना ही था। तुम इस समय मिले हुए हो इस बात पर पक्का यकीन मुझे तब हुआ जब मेरे कहने पर कि कहीं तुम इस समय मिले तो नहीं हुए तुम्हारे कान खड़े हो गए थे और तुमने मेरे जाने के तुरंत बाद हॉस्पिटल से सक्षम को फ़ोन करा। तीसरी गलती, मैंने तुम्हारे ऊपर नज़र रखने के लिए पहले से ही अपना आदमी अस्पताल में छोड़ा हुआ था। और चौथी गलती ये कि तुमने सक्षम का घर यहाँ है ऐसा बोला, लेकिन मैंने तुम्हारे कॉलेज से सक्षम के घर का पता निकलवाया तो पता चला कि वो तो कानपुर का रहने वाला है। मेरा खबरी कानपुर गया तो सक्षम ने अपने पड़ोसी को पहले से ही पट्टी पढ़ाई थी कि कोई भी उसके बारे में पूछे तो उसके मरने की कहानी सुना दी जाए
जिससे लगे कि उसका भूत घूम रहा है यहाँ शहर में। पर जिस घर में वो शहर के बाहर रह रहा है उस पर तो मेरा आदमी पहले से ही नज़र रखे हुए था, जिसने इस बात की पुष्टि कर दी कि वो सक्षम ही था। हाँ सर, बिरजू को सक्षम ने पैसे दिए थे ये सब करने के लिए, और मैंने आपके जाने के बाद सक्षम को फ़ोन किया था ये बताने के लिए कि उनको मुझ पर शक है। तो सक्षम को फ़ोन करो और उसको कहो कि देव को सही सलामत यहाँ तक छोड़ जाए, मैं केस को रफा दफा कर दूंगा। प्रणव ने अजीत से फ़ोन लिया और सक्षम को फ़ोन करा। हेलो सक्षम, मैं प्रणव बोल रहा हूँ। ये किस नंबर से फ़ोन कर रहा है तू? पुलिस के। क्या दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? सक्षम, अजीत सर को सब पता है। उन्होंने कहा है कि तू अगर देव को सही सलामत पुलिस स्टेशन छोड़ जाएगा तो वो केस को रफा दफा कर देंगे। तू देव को छोड़ दे यार। छोड़ दूं? मैं तो उसे छोड़ देता, लेकिन कल रात ही वो यहाँ से गायब हो गया। गायब हो गया मतलब? हाँ, जब मैंने सुबह देखा तो जिस कुर्सी पर उसको बांधा था वो नीचे गिरी पड़ी थी और रस्सी भी खुली हुई थी। मुझे लगा वो खुद भाग गया, पर देव तो यहाँ पर आया ही नहीं। अच्छा, तो आखिर वो गया कहाँ? देव की एक बार फिर से गायब होने की खबर सुनकर सन्नाटा पसर गया और तभी अचानक बाहर से आवाज आई। चलो वहां चल के देखते हैं कि वो कैसे गायब हुआ। ये धरा की आवाज थी। वो कैबिन के बाहर खड़ी थी जो कि सब कुछ सुन रही थी। मिस पाठक, आप यहाँ? अजीत ने चौंक कर पूछा। मैंने सारी बातें सुन ली हैं और मुझे लगता है कि वहां जाकर क्या पता हमें कोई सुराग मिल जाए, धरा ने जवाब दिया। मिस पाठक, कल ही आपने मुझसे कहा था कि आपको क्या करना है क्या नहीं ये मुझे आपको नहीं बताना चाहिए, तो ठीक उसी तरह आज मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं ये आप मुझे ना बताएं। ये मुझसे बदला लेने या जवाब देने के वक्त नहीं है मिस्टर नेगी। आपको नहीं जाना तो ठीक है, मैं अकेले ही वहाँ जाकर देख लेती हूँ। ये काम आपका नहीं है, इस केस से आप दूर रहिए तो बेहतर रहेगा। जो मैं ढूंढने आई हूँ वो और ये केस, इन दोनों में एक कॉमन कड़ी है जो शायद आपको दिखाई ना दे। आप उसे देखकर भी अनदेखा कर देंगे। मैं अपना केस खुद सॉल्व कर लूँगा, आपको कोई कष्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इस बार अजीत गुस्से में हाथ जोड़कर बोला। धरा अब गुस्से में बड़बड़ाती हुई पैर पटकती वहां से चली गई। इधर अजीत भी गुस्से में आग बबूला हो रहा था। उसने प्रणव और उसके साथी बिरजू को कस्टडी में रखने को बोला। साथ ही उसने सक्षम और उसके दोनों साथियों को पकड़ने का आदेश दिया। उसने शिव कुमार से कहा, गाड़ी निकालो, मुझे आज जल्दी घर जाना है। जी सर। धरा को गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो जानती थी कि पुलिस उसकी कोई मदद नहीं करने वाली। वो अपने मन में बड़बड़ा रही थी, खुद सॉल्व कर लूंगा। मंत्री का चमचा, उसे क्या लगता है कि मैं कुछ नहीं जानती? एक दिन सबको एक्सपोज नहीं करा ना तो मेरा नाम भी धरा पाठक नहीं। वो अब उस जगह खड़ी थी जहां देव को बंधक बनाया गया था। उसने देखा कि वो एक खंडरनुमा घर था, 3 मंजिला मकान पुराने तरीके से बनाया हुआ। अंदर जाकर देखा तो शराब की कुछ बोतलें और वेफर्स के खाली पैकेट पड़े हुए थे। देखकर साफ पता चल रहा था कि रात को वहां पर पार्टी करी गई थी। बाजू के कमरे में अंधेरा था और उसने अपने फोन की टॉर्च से रोशनी की ओर देखा कि वहां एक कुर्सी नीचे गिरी पड़ी है और पास ही में कुछ रस्सियां भी पड़ी हैं जिससे देव कुर्सी पर बांधा गया था। वो वहां से जाने लगी कि अचानक उसकी नजर एक चमचमाती चीज पर पड़ी। उसने करीब जाकर उसे उठाया तो देखा कि वो एक सिल्वर कलर की हाथ की घड़ी थी। उसमें एक गुलाबी रंग के कपड़े का छोटा सा टुकड़ा फंसा हुआ था। मेरा शक सही निकला, वो अपने मन में बोली। वो वहां से बाहर निकल आई और वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि बहुत देर से कोई उस पर नजर रखे हुए था। उस आदमी ने काला चोड़ और रखा था और दिखने में काफी हट्टा कट्टा था। उसने अपनी पैंट की जेब से फोन निकाला और भारी आवाज में बोला, हाँ वो यहां से निकल चुकी है। तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, ठीक है तुम पीछा करो उसका, लेकिन संभल कर, उसको पता ना लगे कि तुम उसके पीछे हो। वो आदमी अब धीरे धीरे उसका पीछा करने लगा। वो जिस गाड़ी से आई थी उसी से वापस अपने गेस्ट हाउस लौटने के लिए निकल गई। शाम हो गई थी और अंधेरा भी होने को था। उसने अपनी गाड़ी रोकी और घर के अंदर जाने के लिए आगे बढ़ी।
उसे कुछ अजीब लगा क्योंकि घर में अंधेरा था, बाहर का बल्ब भी नहीं जल रहा था। उसने चाबी से दरवाज़ा खोला और लाइट स्विच ऑन करने की कोशिश करी, बट नहीं जली। ये लाइट को क्या हुआ? उसने फ़ोन की फ्लैशलाइट ऑन करी और स्विच बोर्ड की तरफ गई। तभी पीछे के कॉर्नर से अजीब सी आवाज़ आई। वो घबरा कर मुड़ी और उसने फ्लैशलाइट से दरवाजे को देखा तो वहाँ कोई नहीं था। हवा तेज़ हो गई थी और खिड़की खुल बंद हो रही थी और अचानक उसे लगा कि पर्दे के पीछे कोई है। उसे देखने के लिए वो आगे बढ़ी कि रसोई से बर्तन गिरने की आवाज़ आई। वो बौखला कर दीवार से टकरा गई। उसकी सांसें तेज हो रही थी, डर से गला सूख चुका था और घबराहट में उसका शरीर पसीने से भीग गया था। फिर भी वो हिम्मत करके उठी और फ्लैश की मदद से रसोई में गई। अंदर कोई नहीं था, पर ग्लास फर्श पर गिरा हुआ था। उसने ग्लास उठाकर रख दिया, दूसरा ग्लास लिया और पानी पीने लगी। वो पानी पी ही रही थी कि उसके ठीक पीछे किसी के खड़े होने की गर्माहट उसे महसूस हुई। वो धीरे से पीछे मुड़ी और उसने देखा कि वो काली और बड़ी बड़ी लाल आंखें थी, जिसका बाकी चेहरा कपड़े से ढका हुआ था। वो जोर से चीखी और उस आदमी को उसने धक्का दिया और बाहर की तरफ भागी। हड़बड़ाहट में उसके हाथ से ग्लास और फोन दोनों जमीन पर गिर गए थे। घर में खूब अंधेरा था। वो अंदाजे से ही किसी कमरे में जा पहुंची और उसने दरवाज़ा धम से बंद कर दिया और दरवाजे से सट कर बैठ गई। डर के मारे उसके गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी और उसकी सांसों पर नियंत्रण वो नहीं कर पा रही थी। बाहर से किसी के पैरों की आहट उसी की तरफ आते हुए उसके कानों में पड़ी। उसने अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रख लिए। अब पैरों की आहट एकदम से रुक गई। बहुत देर तक कोई भी आवाज़ नहीं आई। एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था और तभी बाहर से आवाज़ आई। लगता है बाहर की तरफ भाग गई है, चलो बाहर देखते हैं। पैरों की आवाज़ अब दूर से आकर गायब हो गई। धरा ने थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खोला और धीरे से कमरे से बाहर आई। उसने आसपास महसूस करने की कोशिश करी तो उसे लगा कि अब वो गुंडे जा चुके हैं। रसोई से थोड़ी थोड़ी रोशनी आ रही थी, जो कि उसके फ़ोन के फ्लैशलाइट की थी। वो उसकी तरफ बढ़ने लगी कि बराबर में टंगे पर्दे से अचानक से हाथ बाहर आए और उसकी कमर और मुंह पर पड़े। उसने अपने हाथों और पैरों से विरोध करा, लेकिन उस पर पड़े हाथों की पकड़ बहुत मजबूत थी। उसने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करी, पर सब नाकाम। उसने पास ही में पड़ा एक फूलदान उठाया और उसे उठाकर अपनी पूरी ताकत से उसके पीछे खड़े आदमी पर दे मारा। उस आदमी की चीख निकल गई और अपने हाथ उसने धरा से हटा लिए और अपना सिर पकड़कर कराहने लगा। उसकी पकड़ जैसे ही धरा से छूटी, धरा जमीन पर जा गिरी और वह पूरी ताकत से उठी और बाहर की तरफ भागने लगी। किसी ने फिर से उसे पीछे से पकड़ लिया। छोड़ो मुझे, वो जोर से चिल्लाई। तभी पीछे से दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। वो दो आदमी थे जिन्होंने उस पर हमला करा था। एक ने उसको पकड़ रखा था और दूसरे ने बाहर से बंद करा था दरवाज़ा, जिससे वो घर से बाहर ना जा पाए। ये दूसरा आदमी ही था जो काफ़ी देर से उसका पीछा कर रहा था। उस विशाल आदमी ने एक हाथ से धरा का मुंह बंद करा और एक को उसकी कमर पर रखा हुआ था और उसे पीछे धकेल रहा था। धरा ने इस बार खुद को छुड़ाने के लिए दुगनी ताकत लगाई और अपने एक पैर को उसके पैर पर जोर से पटका। वो आदमी थोड़ा चिल्लाया और धरा कुर्सी से टकराई। उसने उस कुर्सी को उठाकर उस आदमी के सर पर दे मारा और अब वो अपने फ़ोन की तरफ भागी। उसने अपना फ़ोन उठाया और देखा वो आदमी अभी भी अपना सर पकड़े ज़मीन पर पड़ा हुआ था और धीरे धीरे बेहोश हो रहा था। पर उसकी चीख से उसका दूसरा साथी अंदर आ गया था, जिस पर धरा का ध्यान नहीं गया। वो बाहर जाने के लिए भागी कि तभी दूसरे आदमी ने उसको जोर से दीवार पर सटाया। उसने एक हाथ उसके मुंह पर रखा और दूसरे हाथ से अपनी जेब से चाकू निकाला और वो उस पर वार करने ही वाला था कि तभी किसी ने चाकू पकड़ लिया और एक जोर का घूसा उस गुंडे के मुंह पर मारा। वो एक घूसे में ही ढेर हो गया और नीचे गिर पड़ा। जिसने घूसा मारा था उसके हाथ से खून टपक रहा था, जिससे उसने चाकू पकड़ा था। उसने अपने फ़ोन की टॉर्च से रोशनी की तो धरा ने देखा कि वो और कोई नहीं बल्कि अजीत नेगी था। आप ठीक है मिस पाठक? अजीत ने उसके कंधों पर हाथ रखते हुए पूछा। आप यहाँ? धरा ने बहुत थकी हुई सी आवाज़ में बोला।
कहा था ना, पुलिस आपकी सेवा में। अजीत हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला। धरा सीधे उसके सीने पर जा गिरी और बेहोश हो गई। अजीत ने उन गुंडों को हिरासत में लिया और धरा के गेस्ट हाउस की लाइट भी ठीक कराई। उसने धरा को उठाया जो फिलहाल बेहोश थी और उसके कमरे तक ले गया। टेबल पर रखे पानी के जग से उसने पानी की कुछ बूंदें उसके फेस पर डाली और थोड़ी देर में उसे होश आ गया। अब ठीक हो? अजीत ने धीरे से पूछा। वो गुंडे? आप उनकी चिंता मत करो, उन्हें पकड़ लिया गया है और आपको चोट भी नहीं आई है, बस कुछ खरोचे हैं, वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। आपको कैसे पता चला? मुझे कैसे पता चला और कैसे नहीं, वो जानकर अब कोई फ़ायदा नहीं है। आप सही सलामत हैं, ये बात ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यू नीड रेस्ट नाउ। मैं चलता हूँ। धरा कुछ नहीं बोली। वो बहुत थक गई थी, इसलिए अजीत के जाने के तुरंत बाद वो सो गई। इधर अजीत भी अपने घर लौट आया था। अगले दिन अजीत सुबह जल्दी उठ गया था और उसने रमाकांत को 2 लोगों के लिए नाश्ता पैक करने के लिए बोला। वो तैयार हुआ और नाश्ता लेकर खुद ड्राइव करके धरा के गेस्ट हाउस जा पहुंचा। धरा बाहर गार्डन में बैठी अखबार पढ़ रही थी। अजीत ने उसको देखकर बोला, गुड मॉर्निंग पाठक, अभी कैसा लग रहा आपको? इतनी सुबह आप यहाँ? हाँ, वो कल आप पर उन गुंडों ने हमला करा तो सोचा आपका हाल चाल पूछ लूँ। अभी मैं ठीक हूँ, आपकी वजह से। आइए बैठिए ना, नाश्ता करेंगे मेरे साथ? आपने इतनी तकलीफ़ क्यों उठाई मिस्टर नेगी? आपने ऑलरेडी मेरी बहुत मदद करी है, मेरी जान बचाई है, और मैंने तो आपको अभी तक थैंक यू भी नहीं बोला। अरे तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, आप मुझे थैंक यू अब भी बोल सकती हो। थैंक यू सो मच। कल आप अगर सही टाइम पर नहीं आते तो पता नहीं। छोड़िए आप उस बात को, आइए नाश्ता करिए। दोनों ने नाश्ता किया और सुबह की शुरुआत दोनों के लिए अच्छी हुई। नाश्ता ख़त्म करके अजीत जाने के लिए उठा कि तभी धरा ने उससे पूछा, आपने वैसे ये नहीं बताया कि आपको पता कैसे चला कि वहाँ पर गुंडे आए थे? अजीत ने गहरी सांस ली और फिर बोला, मुझे नहीं पता सच सुनकर आप कैसे रिएक्ट करेंगी। क्या बात है? वो गुंडे अमरनाथ कुकरेजा ने भेजे थे आपको मारने के लिए। क्या? पर मुझे मारने के लिए क्यों? क्योंकि वो आपको यहाँ से दूर रखना चाहता है। वो जानता है कि अगर आपने उस पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो यहाँ चल रही है उस पर तहकीकात करी तो उसके कई सच जो यहाँ पर दफन है वो बाहर आ जाएंगे। तो आप भी जानते हैं कि इन सब में मंत्री कुकरेजा का कुछ तो लेना देना है। हाँ, बहुत कुछ जानता हूँ पर पूरा नहीं। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। चलो मेरे साथ। कहाँ पर? अजीत ने धरा का हाथ पकड़ा और उसको गाड़ी में बिठाया। वो उसे अपने घर ले गया। दरवाजे पर उसने गाड़ी रोकी और धरा उसको हैरानी से देखने लगी। मेरा घर है, चलो। धरा चुपचाप अजीत के पीछे चल रही थी। वो उसको अपने कमरे के बगल वाले कमरे में ले गया जो कि बंद रहता है और जिसकी चाबी केवल उसी के पास रहती है। अजीत ने लाइट्स ऑन करी। वो एक छोटा सा कमरा था और कमरे के बीचों बीच एक बड़ी सी टेबल रखी थी जिस पर काफ़ी सारी फाइल्स और अखबार पड़े थे। सामने ही दीवार पर नोटिस बोर्ड लगा हुआ था। धरा ने नोटिस बोर्ड को ध्यान से देखा तो उस पर अमरनाथ कुकरेजा की तस्वीरें थी किसी लड़की के साथ और भी कुछ लोगों के साथ फोटोज थी। उसने अजीत की तरफ देखा तो वो टेबल पर कोई फाइल ढूंढ रहा था। ये सब क्या है? धरा ने उसके पास जाकर पूछा। बालीपुर गांव का सच। बालीपुर गांव? ये वही गांव है ना जो पहले यहीं हुआ करता था पर 10 साल पहले अचानक किसी भूकंप में ध्वस्त हो गया और अब वहीं पर ये भूतिया कहानी के किस्से सुनाए जा रहे हैं? हाँ वही है। तो क्या सच है बालीपुर गांव का? ये घटना 10 साल पहले की है। तब अमरनाथ कुकरेजा मंत्री नहीं पर एक बड़ा बिजनेसमैन था और काफ़ी बड़े नामचीन लोगों के नीचे उसका उठना बैठना था। मंत्रियों से भी काफ़ी जान पहचान थी पर कुछ तो बड़ा कारनामा किया था उसने क्योंकि बालीपुर गांव के सभी लोग उसके खिलाफ हो गए थे और उसके विरोध में प्रदर्शन भी करने वाले थे और एक रात निकलने ही वाले थे कि उसी रात उस गांव का नामो निशान मिट गया। एक भी घर, एक भी आदमी नहीं बचा। आदमी तो छोड़ो, कोई पक्षी या जानवर तक नहीं बचा। पता नहीं ऐसा क्या किया उस कुकरेजा ने और क्या बात थी जो सारे गांव वाले उसके खिलाफ हो गए जिसके परिणाम में उन्हें बेमौत मरना पड़ा।
जब पिछले साल मेरा ट्रांसफ़र यहाँ हुआ तो सबसे पहले मैं यही कहानी सुना कि ये गांव भूतिया है। मैंने पहले इन सब बातों को हल्के में लिया, पर एक रात मैं वहाँ से गुजर रहा था। वो दिल दहलाने वाला दृश्य था जो दिन के उजाले में उजाड़ ज़मीन के अलावा कुछ भी नहीं था, पर रात के अंधेरे में एक हंसता खेलता जीता जागता गांव था। और अचानक ही वो धू धू करके जलने लगा और लोगों की चीख पूरे वातावरण में गूंज रही थी, रोने की, चीखने की, चिल्लाने की। और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी एक आधी जली हुई लड़की, जिसके कपड़े अजीब तरीके से फटे हुए थे, उसकी लाल काली आंखें थी जिनमें से खून रिस रहा था, वो मेरे सामने आई और उसने मुझसे बस एक ही बात कही, सच को ढूंढो, इंसाफ दिलाओ मुझे, हम सबको। बस तब से मैंने ठान लिया कि मैं सच का पता लगा कर ही रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। धीरे धीरे मैंने 10 साल पहले के अखबार निकाले। अजीब बात तो ये थी कि उस हादसे का किसी भी अखबार में जिक्र तक नहीं था। जिनमें था वो सब फटे और जले हुए थे। बस इतना ही लिखा था कि एक तेज भूकंप में बालीपुर गांव ध्वस्त हो गया। एक जले अखबार से ही मुझे उस लड़की की तस्वीर मिली और ये वही लड़की थी जिसे मैंने शायद रात में देखा था। मेरी छानबीन जारी रही, पर मुझे पता चला कि जिस इंस्पेक्टर की पोस्टिंग उस वक्त इस गांव में थी, इस हादसे के कुछ टाइम बाद ही अचानक उसकी भी मौत हो गई और वो स्टेशन से घर वापस जा रहा था। तब वापस जाते समय जब वो बालीपुर गांव की जमीन के पास से गया, तब उसकी गाड़ी में एकदम से आग लग गई और वो वहीं जलकर मर गया। शायद वो भी अमरनाथ के साथ इस हादसे में मिला हुआ था और गांव वालों ने अपना बदला उससे पूरा कर लिया था। मुझे लगता था कि वो सब अपना बदला अब अमरनाथ से लेने वाले हैं। शायद पहले कभी उन्हें मौका नहीं मिला, क्योंकि वो डरपोक कायर अमरनाथ कुकरेजा उस हादसे के बाद कभी यहाँ आया ही नहीं। लेकिन उसके पाप उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। उसका बेटा यहाँ आया और वो गायब हो गया। होना वो वही है, उन सब गांव वालों की बदले की आग में झुलसता हुआ। पर इन सब में उसका क्या दोष है? मुझे उसे बचाना है और असली दोषी को उसके हवाले करना है। अमरनाथ मेरी सजा का भागीदार नहीं, बल्कि उस लड़की और गांव वालों की सजा का हकदार है। अजीत इतना बोलकर चुप हो गया। उसकी आंखें अब नम थी। धरा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, जो भी हुआ उसके लिए तुम जिम्मेदार नहीं, पर अगर दोषी को सजा नहीं हुई तो उसके लिए हम दोनों जिम्मेदार होंगे। मुझे केवल इतना पता था कि यहाँ जो भूतिया कहानी चल रही है वो बस जाल है, जिसकी आड़ में अमरनाथ अपने काले धंधों को अंजाम दे रहा है। पर यहाँ तो खैर, आप अकेले नहीं हैं। मैं आपकी पूरी मदद करने वाली हूँ सच का पता लगाने में। मैंने पता किया है, एक पत्रकार है जिसने सब छापा था, पर उसको मारने के लिए अमरनाथ के गुंडों ने उसे ट्रक से अटक कर मार दी। सबको लगा कि वो मर गया, पर वो जिंदा था और फिलहाल वो शिमला में कहीं रहता है। पत्रकारिता छोड़ दी उसने, वो सब जानता है। हमें उससे मिलने जाना होगा और वो भी आज ही। हमें देव को बचाना है किसी भी हाल में। बिल्कुल, पर मुझे कैसे बचाया? मेरे पीछे भी खबरी छोड़े हैं क्या आपने? धरा हंसते हुए बोली, अरे मैडम, मुझे पता था कि अमरनाथ आप पर हमला जरूर करवाएगा, जिससे आप डरकर वापस चली जाओ। इसलिए मैं शुरू से ही आपके ऊपर नजर बनाए रखा था, ताकि आपकी सेफ्टी बनी रहे। अजीत थोड़ा मुस्कुरा कर बोला। कुछ पल वो दोनों एक दूसरे को देखते रहे और तभी वहां रमाकांत आ गया और उसने बोला, साहब चाय तैयार है। वो दोनों थोड़ा झेप कर कमरे से बाहर निकल आए। शाम के करीब 4 बज रहे थे। गाड़ी पूरी रफ्तार से सड़क पर दौड़ रही थी। अजीत गाड़ी चला रहा था और उसके बगल में बैठी धरा कोई किताब पढ़ रही थी। पूरी कहानी जानने के लिए वो दोनों शिमला जा रहे थे, उस पत्रकार से मिलने जिसे पूरा सच पता था। उसके घर से शिमला ज़्यादा दूर नहीं था, यही कोई 2-2.5 घंटे का ही रास्ता होगा। अजीत ने गाड़ी पूरी रफ्तार से भगा रखी थी और वो 2 घंटे में ही अपनी मंजिल पर जा पहुंचे। वो अब उसी मोहल्ले में खड़े थे जहां अजीत के खबरी के अनुसार वो पत्रकार आजकल रहता था। अजीत गाड़ी से उतरा और पास ही में एक चाय वाले से बोला, सुनो, ये विष्णु कुमार द्विवेदी कहाँ रहते हैं? वो जो सफ़ेद रंग का मकान देख रहे हैं ना साहब, बस वहीं रहते हैं। ठीक है, थैंक यू। अब वो ठीक सामने उस सफ़ेद रंग के मकान के आगे खड़े थे। उन्होंने डोरबेल बजाई तो लगभग
4-5 मिनट बाद एक बहुत ही दुबला पतला सा बूढ़ा बाहर आया। आंखों पर मोटा चश्मा था और कमर और कंधे भी झुक गए थे। उसने चश्मा ठीक किया और सामने देखकर बोला, कहिए क्या काम है? जी, हमें विष्णु कुमार द्विवेदी जी से मिलना है। मुझे किसी से नहीं मिलना, लौट जाओ, द्विवेदी ने सपाट स्वर में जवाब दिया और पीछे मुड़ गया। देखिए द्विवेदी जी, आपका हमसे बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक आप ही हो जो हमें उस बालीपुर गांव का सच बता सकते हो। हमारी मदद करिए, एक इंसान की जान खतरे में है। बालीपुर गांव का नाम सुनते ही वो सकपका गया और उसने दोनों को अंदर आने का इशारा करा। और अब वो सब घर के ड्राइंग रूम में बैठे थे। पूछो क्या पूछना है? द्विवेदी ने अजीत की ओर देखकर बोला। दरअसल मैं देवगढ़ शहर से आया हूँ, वहीं जहाँ पहले अखबार में काम करते थे। मैं वहाँ के पुलिस स्टेशन का इंचार्ज हूँ फिलहाल, और ये हैं धरा पाठक। अजीत आगे बोलता, इससे पहले ही द्विवेदी ने उसकी बात काटकर कहा, हाँ मैंने सुना है इनके बारे में। बालीपुर गांव के बारे में क्या जानते हो तुम लोग? बस इतना ही कि वहाँ पर कुछ तो हुआ था जिसके पीछे उस अमरनाथ कुकरेजा का हाथ था, मगर उसने अपने पैसों के दम पर सब साफ कर दिया। बस एक आप ही थे जिन्होंने उसके खिलाफ अखबार छापे थे, इसीलिए हम आपसे सच जानना चाहते हैं। धरा बोली, इस देश में सच बोलने वालों का मुंह इन पैसे वालों ने हमेशा बंद किया है, कभी छल से तो कभी बल से। बात 10 साल पुरानी है, जब बालीपुर गांव हुआ करता था। वो उसी गांव की एक छरहरी लड़की थी दिव्या। पढ़ाई में बहुत तेज थी, अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। पढ़ाई तो पूरी हो गई थी उसकी, और अपने माता पिता की आशाओं को पूरा करने के लिए उसने एक नौकरी ज्वाइन करी। पर उसकी किस्मत खराब थी कि उसने कुकरेजा टेक्सटाइल्स की कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। सब ठीक चल रहा था, पर एक दिन उस शैतान अमरनाथ के कदम उस ऑफिस में बढ़े और वो अक्सर अपनी सभी कंपनियों के दौरे करने आता था। वहां उसकी नजर पड़ी दिव्या पर। दिव्या दिखने में बहुत खूबसूरत थी। वो उससे काफी प्रभावित हो गया। उसके मन में तभी से पाप आने लगा। कुछ दिन बीत गए तो उसने दिव्या को प्रमोशन दिया, और वो बस बहाना था उसको फांसने का। फिर आया वो मनहूस काला दिन। अमरनाथ दिव्या को किसी काम के बहाने उसके ऑफिस से दूर फैक्ट्री में ले गया, ये बोलकर कि वहाँ क्लाइंट्स के साथ कोई ज़रूरी मीटिंग है। बेचारी दिव्या, उसे क्या पता था कि आज उसके साथ क्या होना था। वो उसे उस फैक्ट्री में ले गया जहाँ कोई नहीं था सिवाय उसके और उसके कुछ दोस्तों के। सब शराब के नशे में चूर थे। दिव्या को जब कुछ ठीक नहीं लगा तो वह जाने लगी, और तभी उस अमरनाथ कुकरेजा ने उसे पकड़कर वापस खींच लिया और उसकी इज्जत की बुरी तरह धज्जियां उड़ा दी। खुद तो वहां से चला गया, पर छोड़ गया उसे उन बाकी भेड़ियों के हवाले। दिव्या कहीं बाहर निकलकर उनके खिलाफ कुछ ना बोले, इसीलिए उसको मारने के लिए उस पर पास ही रखी एसिड बोतल को उसके ऊपर उड़ेल दिया गया। वो तड़प रही थी। जब वो शांत पड़ने लगी तो उन्हें लगा कि उसकी कहानी खत्म। उनके जाने के कुछ देर बाद ही दिव्या जैसे तैसे अपने घर, अपने गांव बालीपुर पहुंच गई। गांव में काफी लोगों ने उसको उस अधमरी हालत में देखा। वो उससे पूछते कि क्या हुआ, पर उससे कुछ बोला ना गया। उसने अपने माता पिता को बस 2 शब्द बोले, अमरनाथ कुकरेजा। आगे उसने कुछ नहीं बोला और अपने घर में लगे एक पेड़ की डाली से लटक कर उसने आत्महत्या कर ली। आखिरी बार अपने माता पिता का चेहरा देखकर उसने आंखें मूंद ली हमेशा के लिए। द्विवेदी ने अपने आंसू पोंछे और फिर आगे बोला, इस घटना से दिव्या के माता पिता तो क्या, सभी गांव वाले बहुत दुखी थे और बदले की आग में झुलस रहे थे। उन्हें चाहिए था इंसाफ। उन्होंने स्थानीय पुलिस स्टेशन में भी हंगामा करा, मगर पुलिस तो पहले से ही उस कुकरेजा ने बंद कर दी थी। गांव वालों ने उसी दिन उसके ऑफिस तक में हंगामा करा, पर कुछ भी ना मिला। मामला आगे ना बढ़ा, ये सोचकर अमरनाथ ने स्थानीय पुलिस अधिकारी से मिलकर उन गांव वालों को उनके घरों में बंद करा दिया और उन्हें जिंदा ही जला डाला। पूरा का पूरा गांव ही जलकर खाक हो गया। तबाह कर दिया गया बालीपुर गांव को उस कुकरेजा ने। वहां एक पूरा का पूरा गांव धू धू करके जल रहा था और यहाँ सभी खामोश थे। तब मैं वहाँ एक स्थानीय न्यूज़पेपर में काम किया करता था। मैंने बहुत कोशिश करी आवाज़ उठाने की, पर नतीजा
मेरे अपने लोग मेरे खिलाफ हो गए। एक बार कोशिश करके चुपके से मैंने अखबार में वो खबर छापी थी, पर उसी दिन जब मैं घर लौटा तो मुझ पर कुकरेजा के गुंडों ने हमला कर दिया। मुझे खूब चोट आई और खून भी काफी बहा। तभी अचानक किसी देव नाम के बच्चे ने मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। लगभग 15 साल का ही होगा वो अपने ड्राइवर के साथ अपने फार्म हाउस जा रहा था यहाँ शिमला में। वो मुझे अपने साथ यहीं ले आया और पास वाले हॉस्पिटल में उसने मेरा इलाज करवाया। उसने मुझसे आज तक कुछ नहीं पूछा कि मुझ पर किसने हमला करा और क्या हुआ था उस रात। मैं फिलहाल उसी लड़के के घर में रह रहा हूँ। वो मुझसे मिलने आता रहता है अक्सर। फिलहाल वो उसी शहर में नौकरी कर रहा है, पर पता नहीं कुछ दिनों से ना वो मिलने आया और ना ही कोई फोन आया उसका। क्या कहा आपने? देव? उसका पूरा नाम क्या है? अजीत और धरा अब भी थोड़े आश्चर्य में थे कि क्या उन्होंने देव का नाम ही सुना, और क्या ये देव वही तो नहीं जो खुद अमरनाथ कुकरेजा का बेटा है? पता नहीं। पूरा नाम ना मैंने जानने की कोशिश करी और ना ही कभी उसने खुद बताया। बस इतना जानता हूँ कि वो अपने घर पर नहीं रहता क्योंकि उसके पिता से उसके संबंध अच्छे नहीं थे। अब अजीत और धरा दोनों को थोड़ा यकीन हो गया था कि जिस देव की बात कर रहे हैं ये वही है। अजीत ने तुरंत अपनी जेब से फोन निकाला और उसमें एक तस्वीर निकाली और द्विवेदी के सामने फोन की स्क्रीन कर दी। जिस देव की आप बात कर रहे हो क्या ये वही है? हाँ, यही तो है देव जिसने मेरी जान बचाई है, मुझे रहने के लिए अपना घर दिया है। मगर आप इसे कैसे जानते हैं? इसका पूरा नाम देव कुकरेजा है, अमरनाथ कुकरेजा का बेटा। इस बार द्विवेदी जी हक्के बक्के रह गए। वो अब इसी दुविधा में थे कि जिस अमरनाथ के कारण उसके प्राण जाते जाते रह गए उसी के बेटे ने उसकी जान बचाई। क्या आपको पूरा यकीन है ये वही है? जी हाँ, ये वही है, पर फिलहाल इसकी जान खतरे में है। खतरे में? कैसे? अब अजीत ने द्विवेदी को पूरी हकीकत बयां करी। कैसे इन 10 सालों में उस शहर में बालीपुर गांव के भूतिया किस्से सुनाए जा रहे थे। कैसे उस पुलिस वाले की अकस्मात मृत्यु हो गई जो उस वक्त वहां का इंचार्ज था। यहाँ तक कि काफी लोगों ने रात को उस ध्वस्त हुए गांव को जीते जागते देखा, और तो और खुद अजीत का आमना सामना हुआ उस गांव से और दिव्या से। बस तब वो सच नहीं जानता था, पर अभी कुछ दिनों पहले देव और प्रणव के साथ क्या क्या घटित हुआ जब से वो वहां पर आए थे नौकरी करने। फिर देव कैसे अचानक गायब हो गया, और अजीत ने बताया कि उसे पूरा यकीन है कि उसे उन गांव वालों की आत्माओं ने ही गायब करा है। हालांकि ये यकीन करना थोड़ा मुश्किल था कि आज के टाइम में ये सब मुमकिन था, पर जिसका अतीत इतना बुरा और दर्दनाक हो वो आज भी इंसाफ के लिए और बदले के लिए जिंदा होते हैं। द्विवेदी जी ने उनकी बातों से सहमति जताई। उन्हें इस बात का ब्यौरा लग रहा था कि पिता के कर्मों का दंड उसके मासूम बेटे को भुगतना पड़ रहा था। देव को बचाने के लिए अब बस एक ही रास्ता है, द्विवेदी जी ने ठंडे स्वर में कहा। क्या? किसी भी तरह से उस अमरनाथ को वहां तक ले जाना होगा, उसी गांव में उसी समय जिस वक्त बालीपुर फिर से जी उठता है। मतलब हमें आज रात को ही अमरनाथ को यहाँ लाना होगा और कैसे भी करके देव को वापस लाना होगा। उस पापी की सजा तो दिव्या और गांव वाले खुद तय कर लेंगे, धरा बोली। इस बार धरा ने थोड़ी चालाकी दिखाई और तुरंत ही अपने फोन से अमरनाथ को फोन लगाया। मंत्री जी, कैसे हैं आप? ओ मिस धरा पाठक, आप? क्यों हैरानी हो रही है कि मैं बच कैसे गई? आपके गुंडों ने तो मेरा काम तमाम कर ही दिया था लगभग, पर मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच निकली। तुम्हारे गुंडे वैसे वफादार नहीं थे, 2-4 घूसे में ही सब बक दिया कि इस हमले के पीछे अमरनाथ कुकरेजा का हाथ है। इस बात की रिकॉर्डिंग है मेरे पास, और तो और तुम्हारे कई काले धंधों के पुख्ता सबूत ही है मेरे पास। इससे पहले कि मैं उन्हें अपने अखबार में छापूं या बाहर मीडिया में लीक कर दूं, उससे पहले क्या चाहिए तुम्हें? बस एक मुलाकात, यहाँ इसी शहर में जहाँ फिलहाल मैं रहती हूँ, वो भी अकेले, बिना गार्ड्स और हथियार के, और वो भी आज रात, जल्द से जल्द। बोलो मंजूर है? तुम्हारा दिमाग घूम गया है क्या? मैं वहां क्यों आऊं? तुम्हें मुझसे मिलना है या मुझे तुमसे? देख लो, जैसे तुम्हारी मर्जी। बाद में मुझे मत कहना कि पहले एक बार बता देती। मैं इतनी जल्दी नहीं आ सकता, मुझे वक्त दो। वक्त तो तुम्हारे बेटे के पास भी नहीं है, वो मेरे कब्जे में है।
जिस तरह तुम लोगों को गायब कर देते हो वही हथकंडा अपनाने में मुझे भी ज्यादा देर नहीं लगेगी। आज रात होने से पहले अगर तुम मेरी शर्तें ना मानकर यहाँ नहीं आए तो तुम्हारे बेटे को दुनिया से गायब होने में देर नहीं लगेगी। अमरनाथ कुछ बोलता इससे पहले ही धरा फोन काट चुकी थी। फोन कटने पर अमरनाथ उसे भद्दी गालियां दे रहा था। उसने तुरंत अपने जाने का इंतजाम किया और अपने गार्ड्स को बोला कि वो अकेला ही जाएगा। इधर अजीत धरा की इस चालाकी और सूझबूझ को उसे देखकर मुस्कुराने लगा। द्विवेदी का धन्यवाद कर वो दोनों अब बालीपुर गांव की ओर निकल गए। उन्हें जल्द से जल्द वहां पहुंचना था, वो भी अमरनाथ से पहले। रास्ते में अजीत ने शिव कुमार को फोन करा और उसको बोला कि प्रणव को देव के कपड़े पहनाकर उसको वहीं उसी बालीपुर गांव में ले आए और अपने साथ में कुछ पुलिस वालों को भी लेकर आए। अब 11 बज चुके थे। धरा और अजीत वहीं बालीपुर गांव के सामने खड़े थे। उनके साथ शिव कुमार, बाकी के पुलिसकर्मी और प्रणव भी थे। प्रणव ने देव के कपड़े पहने हुए थे। दूर से देखने पर हूबहू देव लग रहा था वो, क्योंकि दोनों की कदकाठी एक जैसी थी। उन्होंने आपस में प्लान डिस्कस करा और बस अब इंतजार था अमरनाथ का। लगभग 1 घंटे के बाद अमरनाथ कुकरेचा वहां आ गया। वो सभी छुप कर उसका इंतजार कर रहे थे। अमरनाथ ने अपने आसपास देखा तो वहां उसे कोई नहीं दिखा। उसके अंदर का चोर डर रहा था। वो जानता था कि 10 साल पहले उसके हाथ जो अपराध हुआ आज वही उसे वहां पर खींच कर ले आया है। अब रात के 12 बज चुके थे। बालीपुर गांव धीरे धीरे अस्तित्व में आ रहा था। अमरनाथ इस दृश्य को देखकर बुरी तरह चीख उठा। डर से उसका गला सूख गया और वो कांप भी रहा था और पसीना पसीना हो चुका था। उसने अपने आसपास देखा तो वहां कोई भी नहीं था और तभी उसने देखा कि देव जैसा लड़का उस गांव के अंदर जा रहा है। उसने ध्यान से देखा तो उसे कपड़े पहचान कर यकीन हो गया कि ये उसी का बेटा देव है। हालांकि वो अजीत के प्लान के हिसाब से प्रणव था। अमरनाथ ने उसे पीछे से रोकने की कोशिश करी पर वो किसी मशीन की तरह चले जा रहा था। उसने खूब आवाज लगाई, देव रुको, बेटा देव अंदर मत जाओ। वो उसे रोकने के लिए उसके पीछे दौड़ा। भागते भागते वो दिव्या के उसी घर आ पहुंचा जहां दिव्या ने खुदकुशी करी थी। प्रणव जिसे वो देव समझ रहा था वो तो अंधेरे का फायदा उठाकर उसे चकमा देकर बाहर आ गया था और अमरनाथ को दिव्या के घर पहुंचा दिया था। अमरनाथ ने दिव्या के घर के अंदर कदम रखा ही था कि एक जोरदार बिजली की आवाज हुई। उसने आसमान में देखा तो बारिश होने के पूरे पूरे आसार लग रहे थे। वो अंदर आंगन में आया कि तभी उसे घर के पेड़ के नीचे देव मिला और वो भी बेहोशी की हालत में। वो उसकी ओर लपका। उसने देव को उठाने की बहुत कोशिश करी। उठो देव, देखो पापा आ गए हैं, मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें, चलो यहां से। वो उसे उठा ही रहा था कि अचानक उसे अपने हाथ पर कुछ टपकता हुआ सा महसूस हुआ। उसने ध्यान दिया तो वो खून था। घबराई नजरों से उसने ऊपर देखा तो पेड़ की डाल से एक अर्धजली लाश लटक रही थी। उसके हाथ पैरों से खून निकल रहा था। अमरनाथ घबराहट में 2-3 कदम पीछे जा गिरा। वो दिव्या की लाश थी। उसने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने लाल काली गुस्से से भरी हुई आंखें थी जो कि नफरत से अमरनाथ की तरफ देख रही थी। अब जानवरों के रोने की और बिजली कड़कने की आवाज आने लगी। अमरनाथ वहीं जमीन पर पड़ा पड़ा कांप रहा था। तभी जले हुए लोगों की भीड़ उसकी तरफ आने लगी। उसके साथ आ रही थी बेदर्द दर्द भरी आवाजें, बच्चों के चीखने की, रोने बिलखने की। वही आवाजें जो तब आई थी जब पूरा गांव जिंदा जला दिया गया था। वो सभी उसकी तरफ बढ़ रहे थे। अमरनाथ अब अपने किए की माफी मांग रहा था। दिव्या का शव अब पेड़ से नीचे आ गया था और वो सभी अमरनाथ को घूर रहे थे। अब सबकी चीख पुकार बहुत तेज हो गई थी। माहौल कान फाड़ू हो गया था। अमरनाथ ने अपने दोनों हाथों से अपने कान बंद कर लिए और अपनी आंख कसकर बींच ली। जो कुछ उसके साथ होने वाला था उसको देखने और सुनने की हिम्मत नहीं थी उसके अंदर। बेबसी से वो जमीन पर गिर पड़ा और माफी की भीख मांगता रहा। सभी लोगों ने उसे घेर लिया और देखते ही देखते वो अपने आप जलने लगा। वो चीख रहा था और आग उसके शरीर के सारे हिस्सों को पिघला रही थी। काफी देर तक उसकी चीख पुकार वातावरण में गूंज रही थी और थोड़ी देर बाद सब शांत हो गया।
धीरे धीरे बारिश शुरू हो गई और देखते देखते बालीपुर गांव गायब हो गया। दिव्या ने अजीत और धरा को मुस्कुराते हुए अलविदा कहा, हमेशा हमेशा के लिए। अब वापस से गांव का नामो निशान मिट गया था और उसी बंजर जमीन पर देव बेहोशी हालत में मिला था। थोड़ी दूर पर था अमरनाथ कुकरेजा का जला हुआ शव। अजीत ने शिव कुमार को देव को हॉस्पिटल ले जाने को कहा और बोला कि वो मीडिया को बता देगा कि अपने पछतावे की अग्नि में झुलस कर अमरनाथ ने जलकर आत्महत्या कर ली है। अगला दिन। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। पुलिस द्वारा बताया जा रहा है कि 10 साल पहले अमरनाथ कुकरेजा ने अपने ही ऑफिस के कर्मचारी के साथ अपने दोस्तों के साथ मिलकर गैंगरेप किया और इतना ही नहीं, सभी की आवाज दबी रहे इसीलिए उसने पूरे के पूरे गांव को रातों रात ध्वस्त कर दिया। जी हाँ, वही बालीपुर गांव जिसके ध्वस्त होने के कारण आज तक एक भूकंप बताया जा रहा है। पत्रकार विष्णु कुमार द्विवेदी ने पुलिस को इस बात की सच्चाई को लेकर अपना बयान भी दिया। कल आधी रात को अपने पछतावे और पापों के बोझ के कारण अमरनाथ ने ठीक उसी जगह जाकर खुद को आग जला ली और पुलिस ने अमरनाथ के जले हुए शव के आसपास से पेट्रोल के कैन बरामद करे हैं, जिस पर अमरनाथ के फिंगरप्रिंट्स हैं, जो कि इस बात का सबूत है कि उसने खुदकुशी करी। पुलिस अधिकारी अजीत कुमार नेगी और जानी मानी पत्रकार धरा पाठक ने 10 साल पहले इस अपराध के कई सबूत इकट्ठे कर लिए। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। अजीत ने टीवी बंद करा। अजीत फिलहाल धरा के घर पर था। धरा आज वापस दिल्ली जा रही थी और उसे एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए अजीत आया था। चलें? हाँ लाओ, मैं सामान रख दूं। घर से एयरपोर्ट का सफर खामोशी से बीता। एयरपोर्ट पर धरा ने अपने बैग से एक बुक निकाली और अजीत को देते हुए बोली, यह आपके लिए। थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत मदद करी। अरे मिस पाठक, इसकी क्या जरूरत थी, ये तो मेरा फर्ज था, बट थैंक यू। धरा एयरपोर्ट के अंदर जाने के लिए आगे बढ़ गई। अजीत गाड़ी के पास खड़ा था और उसे जाते हुए देख रहा था। उसने किताब का पहला पेज खोलकर देखा जिस पर कुछ लिखा हुआ था, कॉल मी। और हाँ, मिस पाठक नहीं, सिर्फ धरा। इसके ठीक नीचे उसका 10 अंकों का फोन नंबर टिमटिमा रहा था। उसने वापस धरा की तरफ देखा जो एक बार मुड़ी और उसकी तरफ एक आंख मारकर मुड़कर अंदर चली गई। अजीत ने अपने बालों में हाथ मारा और मुस्कुराकर चलने लगा। तो दोस्तों, इसी के साथ एक कहानी पूरी होती है। आपको एक कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ऐसी कहानी अच्छी लगती हैं तो मुझे बिल्कुल बताइएगा ताकि मैं आपके लिए और ऐसी कहानियाँ ला सकूं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो पर आपका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा, जिससे फ्यूचर में भी मैं आपके लिए ऐसी स्टोरीज लेकर आता रहूं। इसी के साथ मैं अभिषेक आपसे विदा लेता हूं। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में कुछ और ऐसी ही स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए बाय।